तो उस तंत्र को हम उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे एक तंत्र भारत में अब खड़ा हुआ है। पहले था ये, लेकिन ये तंत्र के रूप में खड़ा हुआ, तो उसको हमें समझने की जरूरत है। टॉपिक रखने के पीछे मेरा लॉजिक ये है, थोड़ा मेरा आज गला भी खराब है, बीमार भी हूं, इसलिए आप लोग आपस में इस बात पे केंद्रित रह करके मैं आपको बताऊंगा, इसी पे हम बात करेंगे कि एक तंत्र जो लोकतंत्र के नाम से जो तंत्र था वो खड़ा हुआ तो लोक के काम नहीं आया। दूसरा, सहकारिता का एक तंत्र खड़ा किया गया, जिस सहकारिता की परिभाषा जैसे मैंने बोली, ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ द पर्सन की एक ऑटोनोमस एसोसिएशन होगी। यूनाइटेड वॉलंटरली, अपनी इच्छा से यूनाइट होंगे। किस लिए होंगे? कि टू मीट देयर कॉमन, उनकी जो कॉमन है, इकोनॉमी खुद की नहीं, कॉमन, ये भी वर्ड है, कॉमन वर्ड, कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स, हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूनाइटेड होंगे हम वॉलंटरली, और एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। ये तो हो गया सहकारिता का ढांचा। और उसके अंदर एस्पायरेशन या भाव है थ्रू ए जॉइंटली ओन, जॉइंटली हम सब मिलके उसको अधिकार में लेंगे। जैसे सरकार बनी उसी तरह से सहकारिता में है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होगा उसका। जैसा ये तंत्र डेमोक्रेटिक कहलाता है, इसी तरह से इसमें कंट्रोल होगा। अब इसमें गड़बड़ कहां हुई है कि सहकारिता का विषय था राज्य का, जिसको केंद्र ने लिया, क्योंकि जब से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का फंडा आया तब इन्होंने 2002 में बिल बनाया और फिर 2022 में इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया। 2002 के पहले के जो सहकारिता थी वो एक राज्य से दूसरे में भेजते थे, इस तरह से कोई टैक्स वैक्स का भी झगड़ा था। 22 में इन्होंने दो ढांचा खड़ा किया, वो मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूं। 2022 का जो बिल है जो 23 से लागू हुआ है, 2 साल हुए उसको लागू हुए। एक तो इन्होंने 8.55 लाख पैक्स बनाए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स। इसकी जो एंटरप्राइज लिखा ना इन्होंने कि डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, तो ये पैक्स एक एंटरप्राइज होगा। ये पैक्स मिलके डिस्ट्रिक्ट का पैक्स बनेगा, डिस्ट्रिक्ट के मिलके स्टेट का बनेगा, स्टेट का मिलके नेशन का बनेगा। नेशन के बाद में नेशन आईसीए का मेंबर होगा, एशिया पैसिफिक का मेंबर होगा, वो आगे की चेन आगे है। लेकिन हम केंद्रित रहेंगे पैक्स पे, क्योंकि हमारे को डेली जरूरत पड़ती है पैक्स की। पैक्स होगा लगभग ग्राम पंचायतों के लेवल पे, किसी ग्राम पंचायतों में 2 भी होगा और कहीं शहर में भी होंगे ये। तो एक तो आपका इसमें बदलाव ये हुआ कि हम पैक्स खोलेंगे। अब पैक्स को क्या काम दिया गया? पैक्स को कहा भाई आप लोग जो है 300 तरह की सेवाएं सीएससी सेंटर खोल के दे पाओगे। तो राज्य के सेंटर हैं ई मित्र वगैरह, वो बैठे ठाले रहेंगे। 300 सेवाओं का मतलब है जन्म प्रमाण पत्र, पट्टे वगैरह सब कुछ उनको हिला हुआ है। तो एक तो इन्होंने पैक्स के साथ में सीएससी सेंटर दे दिया, और उस पैक्स के अंदर 2 पोस्टों का खर्चा भी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने उठा लिया। पर मंथ 25,000 और कुछ ऐसे पैसे हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और फिर पैक्स को डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जहां भी जिस लेवल का भी ढांचा है, उनको कह दिया कि भाई आप 27 तरह के जगह टांग अड़ा पाओगे, लोन लो और काम करो। 27 में जैसे पेट्रोल पंप खोल पाओगे, गैस बेच पाओगे, आप फार्म प्रोड्यूस जितने भी है उनको आप कंट्रोल करके और इनको इकट्ठा करके और आपको चैनलाइज करते हुए आप कंपनियों के पास में पहुंचाओगे, नाफेड के साथ अटैच करोगे। आरबीआई को ये कह दिया कि आप इनको लोन दोगे, जो नाबार्ड है, नाबार्ड, नेफेड, इन सबको कह दिया कि भाई आप इस पैक्स को पालोगे, पोसोगे। राज्य का एक ढांचा खड़ा है पास में, इसका एक ढांचा अमित शाह का नया खड़ा हो गया। अब इस ढांचे को
300 योजनाओं में ये भी है कि वो पट्टा भी देगा। पट्टा ऐसे देगा कि स्वामित्व योजना के अंदर ड्रोन घुमा करके इन्होंने सारे पट्टे ले लिए, अलॉट कर दिया किसके पास कितनी जमीन है, आपको पट्टा चाहिए, सीएससी सेंटर पे जाओ, अपनी फीस जमा कराओ, पट्टा ले लो। पहले सरपंच देते थे, वो सरपंच साहब अब साइड में हो गए। पैक्स को ये कह दिया कि मैं 16वें वित्त आयोग का पैसा भेजूं सेंटर से, तो आप ग्राम पंचायत के काम का भी आपको दे देंगे। 27 यूनिट्स का काम आपको अलॉट कर दिया और 300 तरह की सीएससी सेंटर में आपके पास में ये हो गई। अब ये हुआ कि ये पैक्स जो बनेगा इसके अंदर चलो ठीक है, ये एक ढांचा बन गया, लोन ले लेंगे, वो होगा। राज्य का क्या होगा? सवाल नंबर 1। राज्य के अंदर फिर 22 का जो एक्ट बना उसमें इन्होंने एक नई बात खड़ी की कि हम लोग एक चुनाव आयोग बनाएंगे। जैसे लोकतंत्र की हमने स्थापना की, लोगों को संसद में भेजा, उसी तरह से हम यहाँ चुनाव आयोग बना रहे हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति हम करेंगे, सारा मुट्ठी में रहेंगे वो लोग हमारे। और चुनाव आयोग को सेक्शन 45 है, जो वो वकील हो आप मनाराम जी, आप पढ़ना, इसको बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना। ये क्रांतिकारी कदम है ये इनका सहकारिता का। और गांवों को एक तरह से गांव का जो उत्पाद है उसको कब्जे करने का एक यूनिट्स पैक्स है वहां पे। गांव के जो संसाधन है उनकी सर्वे करने के यूनिट्स वहां पे पैक है। और गांवों के अंदर वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसके नाम से भी वहां गांवों में पैक है। और गांव की पंचायत का, जैसे मैंने कहा, उसको भी पैक्स के मार्फत कब्जे करने की एक कवायद है। उनके पास पंचायतों में 16 वित्त आयोग का पैसा नहीं आकर के और पैक्स को पैसा जाएगा, तो पंचायत साइड में बैठी रहेगी, पैक्स काम करेगा। तो पैक्स को इन्होंने माना कि ये वॉलेंटरली ऑटोनोमस एसोसिएशन है, यूनाइटेड हैं ये लोग वॉलेंटरली, और कॉमन इंटरेस्ट इनको इकोनॉमिक, सोशल और जो इनकी कल्चरल नीड है उसको ये पूरी करेंगे। और जॉइंटली ओन्ड है, यानी हम चुनाव कराएंगे। अब चुनाव आयोग के अंदर क्या क्या कमी है? पहला तो चुनाव आयोग की नियुक्ति इनकी। दूसरा, चुनाव आयोग में होगा कि जो ये राज्य का ढांचा है इसके 2/3 लोग यदि इधर आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। तो राज्य खाली हो गया, पैसा ही नहीं राज्य के पास, और राज्य वाले क्या करें? सहकारिता का मतलब ही खत्म हो गया। खाद नहीं, बीज नहीं, कोई कोई काम ही नहीं उनके पास, राज्य की जो सहकारिता है उसके पास। अब उसके बाद में कहा कि हम एक्टिव मेंबर होंगे, उनको वोट देने देंगे। मेंबर तो खूब होंगे, जेब से पैसे तो हम आपको मेंबर बना बना के सबसे ले लेंगे, लेकिन एक्टिव मेंबर की परिभाषा दे दी कि जो व्यक्ति लगातार 3 बार एब्सेंट हो जाएगा मीटिंग में पैक्स की, उसको हम वोट नहीं देने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। भारत में जैसे इधर हो रहा ना, ये कभी वोट खारिज हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, सूरत वाला एमपी जीत गया, लगभग उसको मैंने 45 जो सेक्शन है उसके करीब करीब 20-30 पॉइंट है, उन सब में ये बू आ रही है कि चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है, ये जिसको चाहेंगे चुनेंगे, पैक्स के मालिक वो होंगे। जैसे ये सांसद में पहुंचे उसी तरह से ये सहकारिता में शासन करेंगे। उनको कह दिया तुम सिर्फ कानून बनाओगे। इनको कह दिया अमित शाह जी ने कि हम लोग जो है ये अनाज, दूसरा संसाधन, गांव हमारे अभी तक कब्जे में नहीं, इसलिए इनको पूरा मुट्ठी में लेने के बाद में हम लोग जो है आपको कंपनी से अटैच कर देंगे। एक्सपोर्ट कर रही है। और एक बिल जो मल्टीनेशनल का 45वां सेक्शन में कह रहा हूं, इनको कह दिया कि हम बीज के मामले में काम करेंगे, पूरे भारत का बीज हम देंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल पूरा ही पैक्स को दे देंगे, हम यही मिलेगा मल्टी स्टेट के, पूरे में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के रूल के तहत। और हम इसको एक्सपोर्ट करने का भी चाबी इनके दांत में दे देंगे। इंडिविजुअल जो सहकारिता का मेंबर है उसको नहीं। यहां से झगड़ा है। इंडिविजुअली नहीं होके आप एफपीओ बनाओ, एफपीओ के अध्यक्ष और वो होंगे, वो पैक्स के किसी अध्यक्ष और उनको चुनेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। और चुनाव आयोग हमारा है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा चुनेंगे, किसी का फार्म रिजेक्ट करेंगे या क्या करेंगे, ये तो है हमारी शंकाएं। नहीं भी हो अच्छा है, यदि एक डेमोक्रेटिक सेटअप वॉलेंटरली होता है
क्योंकि हम नकारात्मक सोचते ही जिंदा नहीं रह सकते। लोन भी आएगा, राज्यों के पास कुछ है नहीं, 16वें वित्त आयोग का पैसा भी ठीक आएगा, ये ढांचा है, कोऑपरेटिव में हमें भी लगेगा। जन प्रतिनिधित्व का जो कानून है, जो जो कानून संसद में चला गया, लो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का, वो यहाँ आ जाएगा। तो बुरा क्या, इससे तो कुछ नहीं। शंका अपनी ही मानते हैं कि भाई ये फार्म रिजेक्ट कर देंगे, 3 बार में करके इनको कर देंगे, एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं, इनको वोट नहीं देने देंगे। ये शंकाएं हमारी नियत रहेगी साइड में, लेकिन यह भी है कि हम लड़े। तो मैं इस आज पूरे सेशन को आपके बीच में रख रहा हूं, और ये रख रहा हूं कि क्या हमें, सवाल एक ही है, क्या हमें इस मुख्य धारा में जो पैदा की गई है अमित शाह जी के द्वारा सहकार से समृद्धि को, इसको अच्छी तरह से समझ सरकार करके मेंबर बन के, एपीओ बना के हम इसके हिस्सा बने और इसमें टांग अड़ाएं और आगे बढ़े। जो होगा देखा जाएगा। दूसरा ये है कि ये हमें लोकतंत्र में भी हमने धोखा खाया, संसद में हम जा नहीं पाए, गुंडे पहुंच गए और वहां हो गया, यहाँ आरएसएस का पूरा कब्जा हो जाएगा ऐसा शंका है, या एक पार्टी विशेष का कब्जा हो जाएगा ऐसी हमारी शंका है। उसके तहत हम ये चाहते हैं कि भाई क्या उस डर से हम इनका विरोध करें कि भैया ये पैक्स वाली दुकान के अंदर कोई मत जाओ, तो क्या करो। तब मैंने एक सामाजिक सहकार के मॉडल के नाम से दिया और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल का निर्माण किया। गांव में घूमा 50 में, लेकिन लोगों ने बातें तो सुनी, लेकिन पैरेलली खड़ा होने की किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं, या यूं समझो कोई दम नहीं, माइंडसेट नहीं, ये भी कह सकता हूं मैं। लोग इस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको मैं मेरा आदर्श भी मान सकता हूं, जगदीप छोकर, जिसने IIM अहमदाबाद का प्रोफेसर थे और परसों उनकी डेथ हो गई। उन्होंने लड़ाई लड़ी ADR के मार्फत डेमोक्रेसी के लिए, और भारी युद्ध लड़े उन्होंने। अभी ये आपका जो भी धन वाला था, इसने मोदी ने जो पैसे इकट्ठे करने का था, इलेक्ट्रो बॉन्ड वाला ये केस, और अभी जो SIR वाला केस, लड़ते लड़ते ये बंदा मरा है। तब मुझे होश में जोश आया कि यार अकेला बंदा भी तो इतना युद्ध कर गया, वो तो कोर्ट के प्रोफेसर था और अपने उसके साथ टीम थी, ADR की एक टीम थी, अच्छी खासी टीम इसने बना ली थी, लेकिन बड़ा मेहनत कश आदमी था। इसको हम नमन करते हैं आज के दिन के अंदर कि ऐसी शख्सियतें यदि इस देश में होगी तो हो सकता है कि हम भी इस जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का बिल बना इसका विरोध करेंगे, चुनाव गलत करेगा तो इसका हम करेंगे। अब दूसरा इन्होंने इसी कानून में यह किया कि ईडी की तरह एक लोकपाल लगा दिया, जिसकी नियुक्ति भी ये करेंगे। तो एक बिच्छू जैसे सरकार लोकतंत्र में छोड़ती, सेम ढांचा है, आप उसको समझो। वो बिच्छू छोड़ दिया, आपकी चाबी कस दी लोकतंत्र के मार्फत, एक ईडी की तरह लगा दी। आपकी जो भी दुकान है उसको सल्ट दी, पैक्स वैक्स जो आप विरोध कर रहे हो, वोट नहीं दे रहे हो, तो आपको कौन खुदे लाइन लगा दिया, जेल में भेज दिया। ऑडिट की अपनी एक साइड में पैरेलल गैंग बना दी, सालाना तो है ही, लेकिन इसके सिवाय भी उन्होंने ये कह दिया कि हम चाहेंगे तब और भी कर सकते हैं, हमारे मूड की बात है, ऐसा कानून में लिख दिया। जब आप कानून को पूरा सीरियसली पढ़ोगे, हमने जब 5 दिन तक बैठ के इसकी स्टडी की, तब मुझे जगह जगह ऐसी बू आई कि ये बिल्कुल ऐसा मुट्ठी में, उस लोकतंत्र में तो क्या कुछ संविधान की टांग है, और न्यायपालिकाएं बार बार लोकतंत्र के करके ADR जैसे लोगों ने, इसने जगदीश छोकर जैसे लोगों के जाने से कुछ संघर्ष रहा। तो हम या तो संघर्ष की राह पर निकले या इसका हिस्सा बने और इन पैक्स को कब्जा करें और हमारे लोगों को सहायता करें। कितनी हिम्मत है हमारी वो भी है, और लोग तो जाएंगे, स्वार्थी हैं। छोकर साहब ने भी कहा था कि जब मैं लोगों में गया, लोगों को लगा, मुझे लगा लोगों की ऐसी नहीं है हिम्मत, तो मैं अकेला ही चल पड़ा। मेरे कुछ साथी साथ हो गए और लगा रहा, मैं पूरा जीवन समर्पित कर दिया बंदे ने, और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़े सुधार उस व्यक्ति के कारण से हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का वो मेन प्रिंसिपल
था, SIR का प्रिंसिपल था, जो लड़ाई जितनी लड़ी है लोकतंत्र की, पार्टियों ने किसी ने नहीं लड़ी, ADR ने लड़ी। एक PRS साइट और है, आप भी देखा करो, उस PRS के नाम से टाइप करोगे तो उस साइट के अंदर सारे बिल मिलेंगे आपको। उन लोगों ने बहुत स्टडी की है और विश्लेषण किया है। मैं कभी कभी आप लोगों को कहता हूं तो मेरा कोई अथाह ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ ऐसी, मैं पहले तो संसद सुनता हूँ और उसमें से फिर मैं PRS वालों के पास जाके देखता हूँ उनको, तो उसमें कुछ अच्छा सा मसाला मिलता है और लगभग सांसद उसी से बोलते हैं। तो कुछ समर्पित लोग हैं इस धरती पर, और बिल्कुल एक ऐसे आप गुफा में घुसा दिए गए हैं कि कुछ लोग वोट देने वाले थे जिनके पास धेला ही नहीं था, उनको तो ध्रुवीकरण किया अलग तरह से जाति धर्म और पांत में। जिनके पास 2 रुपए जेब में थे उनके पैसे निकालने के लिए कंपनियां खोली, तो लगभग सक्सेस नहीं हो पाई, तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव का फंडा इजाद किया और एशिया पैसिफिक का चेयरमैन अपने भारत का है, चंद्रपाल सिंह है, जो राज्यसभा सदस्य है। इन्होंने इंटरनेशनल टांग अड़ाने की चाहिए, यहाँ सम्मेलन भी किया था पिछले महीने, और इस साल सहकारिता का ये वर्ष है पूरा का पूरा, दिसंबर तक। तो आप इस चिंतन को पूरा, मैं ज्यादा दखल नहीं करूंगा, और पवार साहब आप और रूपचंद जी आप केंद्रित रखना इस मुद्दे को, इधर उधर भटके नहीं। हम बिल्कुल क्लियर कट जवाब लाएं कि चलने में इशार है भैया। जैसे अपन कहते हैं ना यार, क्या मतलब, अपन तो जीत नहीं सकते, संसद जा नहीं सकते, तो ठीक है, अब क्या करें कि श्रेणी में इनके साथ चलें। एक ये होगा, नहीं लड़ो, हमें ऐसा युद्ध लड़ना है। मैंने ये जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत बनाई थी ऐसी, मैंने कहा अवेयरनेस फैलाएंगे, तो किसी ने कहा गाल बजा रहा है, किसी ने कहा कुछ नहीं टाइम पास कर रहा है, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ, शोकर साहब को देखता हूँ, लंकेश गौरी लंकेश को देखता हूँ, जो गंगा के लिए मर गया एक अग्रवाल, उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कुछ करना तो चाहिए। वो 73 साल की उम्र हो गई, मरेंगे तो एक दिन है ही वैसे ही, लेकिन यूं ही ढीले रहने से मतलब नहीं। लेकिन लड़ने का भी एक तरीका है। चुप निकला, वहां से भागना पड़ा। अब गंदगी हर जगह है तो खाड़ी में घुसे ही नहीं लोग, बाहर से ही उन्होंने अपना कर लिया कुछ कबाड़ा। तो ये कुछ बातें ऐसी हमारे सामने माइंड में रखते हुए ये करना है कि क्या हम मुख्य धारा में बहें या हम इस आंदोलन कोई मतलब नहीं है ये दिया, बैंकों का फंड इधर डाइवर्ट कर दिया, गांव के कब्जे करने की कवायद है। मुझे लगता है अब आप जो है पवार साहब, आप सेशन को डील करें और बढ़ाएं। मैंने मोटे मोटे शंकाएं पेश की आपके सामने कि ये जनता के सामने लोकतंत्र के धोखे की तरह सहकारिता का धोखा जो है वो नहीं हो। लोकतंत्र में हम लड़ने की औकात नहीं रख पाए, इधर उधर जात पात में बंट के, धर्म में बंट के वोट देते रहे। सहकारिता में हम कैसे क्या करेंगे, ये हमारे चिंतन का विषय है। तो पहले तो पवार साहब आप अपना उद्बोधन दे दें, फिर रूपचंद जी को ले लें, और बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए टू दी पॉइंट ही बात करें। और किसी को किसी वक्ता के सुझाव पे कोई बात आए तो हैंड रेज कर दे, ताकि उसको कह दें कि पवार साहब आपने यहाँ गलत बोला, मैं इसमें ये सोचता हूँ। हो सकता है वो अपना बारी आए तब तक नहीं इंतजार करे, तो एक वक्ता के बोलने के बाद में उसके कमेंट भी 1 मिनट में ले लिए जाए। थैंक यू पवार साहब, आप कंटिन्यू करिए। धन्यवाद चौधरी साहब, सभी को अभिवादन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और जैसा आपने कहा आगे बढ़ाने के लिए 2 ही चीजें हैं, आपने मुख्य रूप से ये रखा कि भाई या तो हम इसमें शामिल हों या फिर इसमें संशोधन करने की कोशिश करें कि भाई जितना हम जो कर सकते हैं जागरूकता ला सकते हैं। तो साहब जहां तक बात है कि हम इसमें शामिल हो करके कोई लाभ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें क्या मिल रहा है, मतलब क्या, मतलब उपलब्धि क्या होगी, क्या हमें ये कोई सहायता देंगे। सहायता तो देने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बनाया है वो तो यही है कि
हमारी जो फसल है उसको ये उसके जो है वो बन जाएंगे बिक्री करने वाले, दलाल कह सकते हैं उनको मोटे मोटे शब्दों में। और लाभ की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई हमें क्या देंगे। अभी तो कहने की बात है कि साहब ये आपके नियंत्रण में होगा, वो नियंत्रण में होगा। नियंत्रण तो ये हम देख रहे हैं लोकतंत्र की, जैसे ही आपने बात की, लोक के तंत्र होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी न्यायालय में घुसा दिए आपने। ये सारे जस्टिस वस्टिस जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने अपने अपनी जाति धर्म उसके हिसाब से, अपने वर्ग के हिसाब से निर्णय देने लगे। और हम वहां देखते हैं कि वहां हमारा तो कुछ मिलता ही नहीं हमें जस्टिस में। किसानों का तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी ढूंढते ढांढते हैं, दूर दूर तक कोई एक भी नहीं मिलता कि भाई जो किसानों की सोच सके। तो जहां तक बात यह है कि हमें मतलब मतलब आज का विषय खास यही है कि भाई हम इसके पार्ट बने या हम इसको इसके बारे में अवेकनिंग कराएं। मेरा अपना जहां तक ओपिनियन है वो तो यही है कि भाई हमें अपने किसानों को इससे आगाह करा देना चाहिए कि ये हमारे पर कब्जा करने की कार्रवाई है और किसी तरह से हमें बांधने की कार्रवाई है। बंधे हुए हम पहले इन्होंने धन से बांधा, भाई ब्याज वो कर्जा वर्जा दे करके सारों को अपने कंट्रोल में कर लिया। पैसा सारा का सारा जो है और आमदनी का साधन है वो कंट्रोल में भी कर लिया, आमदनी भी उसी से कर रहे हैं। दोनों चीजें दोहरा लाभ ये हमसे ले रहे हैं कि इनके बैंक बैंक सारे के सारे जितने हैं उनकी आमदनी किसानों से ही है। और वो किसानों को ही नियंत्रित करते हैं वो, मतलब वसूली तो हमसे और लाभ जो है वो बड़ों बड़ों को, बहुत बड़े बड़े उनको। तो हमें तो ये स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कहते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कार्रवाई जो है किसानों की भूमि पे कंट्रोल करने की है कि किसी तरह से ये इन पे बस में कर लिया जाए इनको। क्योंकि इस दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों से ही शुरू हुई, किसानों के प्रोडक्शन से शुरू हुई। उन्होंने बल्कि सोचना भी दुनिया को किसानों ने सिखाया कि भाई नहीं तो पहले तो बंदरों की तरह अपना खाया पिया, कहाँ जहाँ यहाँ नहीं मिला दूसरी जगह जाकर खाया पिया। जब से किसानी शुरू करी एक जगह रुक करके, तब से आदमी को बुद्धि आनी शुरू हुई है, वो बुद्धि का प्रयोग करे और जानवरों की तरह बिहेव ना करे और ये सोचे कि भाई अगले साल का क्या होगा, इस अगली फसल नहीं आई तो उसका क्या होगा, फसल कैसे बढ़ाई जाए। और जब किसानों ने पैदा करना शुरू किया तो उस पर ये सारे के सारे जितने जमींदार फमीदार राजा महाराजा ये सब वकील शकील सब सब के सब आ गए कानून बनाने को, संभालने को, लिखने पढ़ने को। सारा का सारा जो मतलब बेस सारा का सारा किसानी के ऊपर ही था। और वहीं से शुरू होकर के फिर आखिर में भी आज भी ऑब्जेक्टिव इनका यही है, वह किसी तरह से ये किसानी जो है ये किसान के नियंत्रण बना रहे। वैसा तो ये है कि भाई किसान जब से खेती हो रही है ना वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है, उसको जिंदा इसलिए रखते हैं कि भाई इसने काम करना है। मरने इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये मर गया तो क्या होगा, लेकिन बस सांस ही देने की व्यवस्था आती है, उसको सांस आती रहे इनके लिए वो काम करता रहे। इसी यही थ्योरी है आगे के लिए भी कि भाई किसी तरह से ये जो फसल वसल है, अभी हम मोटा मोटा सा सिर्फ ये देखना चाहते हैं, अभी साथियों से यही बात करेंगे कि भाई ये बताओ कि अगर हम इसमें शामिल होते तो लाभ कौन सा होगा हमें, और हानि तो दिखाई दे रही है। तो जो भी मतलब मैं चाहूंगा कि मन्ना राम जी हैं हमारे बीच में, रूपचंद जी हैं, तो पहले मन्ना राम जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं कि रखिए अपने विचार। आप फिर निर्णय तो बाद का होगा, पहले निष्कर्ष बाद में निकालेंगे, पहले सोचे तो सही कि हमें इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मन्ना राम जी आप अपना जी। सर नमस्कार। ऐसा है कि मैंने भी इसको थोड़ा सा देखा है सरसरी तौर पे। हनुमान जी की तरह गहराई से मैंने अध्ययन किया नहीं है। ये एक्ट लाके रखा हुआ जरूर है, लेकिन ये जो आपने शंकाएं जाहिर की है, वैसी शंकाएं मेरी भी है कि ये सारा तंत्र जो खड़ा कर रहे हैं उसमें किसानों का कंट्रोल नहीं है, किसानों की भागीदारी नहीं है। ये पूरी तरह से ऊपर से आर्थिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से इसको पूरी तरह से कंट्रोल ऊपर से सेंट्रलाइज तरीके से किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से किसान और उनकी पैदावार को कंट्रोल करने का, बीजों को, सारी मुझे ऐसा लगता है। तो सारी चीजें जो प्रो पीपल थोड़ी बहुत बनी हुई है पहले से,
इनको भी समाप्त करके ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें और अध्ययन की जरूरत है कि इसके क्या कोई पॉजिटिव पहलू भी हैं क्या बोल सकते, तो आप मैं भी देखना चाहूँगा। तो और किसी साथी यहाँ हनुमान जी ने देखा तो वो भी और बताएंगे। तो मैं अभी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मोटे मोटे मेरे को समझ में आया अभी तक, तो उसमें ये है कि जो किसानों की पैदावार है, किसानों के बीज हैं, और जो कोऑपरेटिव सिस्टम पहले से चला आया है उसकी जो कारगुजारी है, और उससे ज्यादा ये सेंट्रलाइज भी है, केंद्रीकृत है, राज्यों के भी पावर खत्म कर दिए हैं। और बीज पर कंट्रोल है, पैदावार पर कंट्रोल है, व्यापार पे कंट्रोल है। तो किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बात वहीं आ जाती है कि वे बचाइए क्या है हमारे पास कंट्रोल करने के लिए। सही बात है, बीज सारे ये देते हैं, खाद सारा ये देते हैं, फसल ज्यादातर यही खरीद रहे हैं, और बीज भी मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास जो है। अब ये थोड़ा बहुत ये बचाता कि हम अलग अलग थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे, ये उसको भी हमारे अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। धन्यवाद मन्नाराम जी। रूपचंद जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आपके इसमें क्या विचार है। रूपचंद जी। हाँ नमस्कार। मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा, एक तो लोकतंत्र पर और एक ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे। लोकतंत्र का ढांचा आपको 1950 में मिला, और जो ड्रेस आपको 1950 में लगवाया गया भारत को, तब से ना तो हमने इस ड्रेस को धोया, ना कहीं स्टिच किया। जिसने पहना था वो इसको अपने मुताबिक बदलता रहा। और आज पोजीशन ये है कि मुझे निराशा नजर आती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों कि जैसे कोई एक घटनाक्रम बढ़ता है, जहीं भी दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र आया है, स्टार्ट में जो लोकतंत्र 1688 में यूके का था, क्या आज वही है? कई गुना इंप्रूवमेंट हुई है उसमें। जो लोकतंत्र यूरोप का सेकंड वर्ल्ड वॉर में था, क्या यूरोप का लोकतंत्र वैसा ही उसमें कई गुना इंप्रूवमेंट हुई है? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रो पीपल बदलाव के बजाय प्रो पार्टी या प्रो मनी या प्रो कंपनी बदलाव करेंगे और लोग चुप रहेंगे और हमारे चुने हुए नुमाइंदे चुप रहेंगे, तो उसका तो यही निराशा आएगी जो निराशा हमारे हाथ लगी है कि इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कि अब तो पार्टियां बन गई हैं कारपोरेट की रखेल। एक कारपोरेट की रखेले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनके चंदे से काम चलती है, उनके मुताबिक मुसला करती हैं। और बाकी कहो आपके हक में, आपके पास एक चीज रखी है, वो भी फंसी हुई है, वो है वोट। और वोट का साधन उन्होंने बना लिया है कि कैसे इधर का उधर किया जा सकता है, उधर को उधर ले आओ, ताकि जरूरत ना पड़े लोगों को कि आप वोट डालो या ना डालो, हम चाहेंगे जो कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का तो हो गया है दिवालिया। पहली बात, क्या उस लोकतंत्र में जो चाहिए था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू की हमने इम्प्रूवमेंट की, ये क्वेश्चन लोगों पर है। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी पर क्वेश्चन कभी की हमने? ह्यूमन वैल्यू पर कभी क्वेश्चन की? इन्वायरमेंट वैल्यू पर कहीं क्वेश्चन की हमने? जब फंडामेंटल राइट की कर्बिंग कहीं क्वेश्चन की? जो गलती से कोई हमें अधिकार दे गया, जैसे राइट टू फूड दे गया, तो राइट टू फूड तो अधिकार हमको 10 किलो राशन का मिलने का है जो स्टैंडर्ड मिलता है। क्या 4 किलो में हम सेटिस्फाइड हैं? तो कहने का मेरा मतलब है कि जब पीपल को जो अधिकार दिए गए हों, उनके सामने से 4 रोटी में से 3 को छीन लिया और लोग आदमी चुप रहे, खाने वाला भी, तो उस लोकतंत्र का यही दशा होगी जो हमारे साथ हुई है। पहली बात तो जहां पर। दूसरा रहा कोऑपरेटिव वाला मॉडल भी, ये 50 के बाद 55 में आया था, और वो उस मॉडल को उन्होंने इसे पैटर्न बनाया था कि ये स्टेट का रहेगा, क्योंकि भाषा में जैसे पंजाबी स्पीकिंग, राजस्थानी स्पीकिंग, हरियाणवी स्पीकिंग, यूपी वाला और कश्मीरी स्पीकिंग या बंगाली स्पीकिंग,
ये अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में नहीं चल सकते। जो सरकार इसको पार्लियामेंट्री टाइप बना रही है उसमें सिर्फ एकाधिकार बढ़ेगा, और ये उसके बदले में आ रहा है कि जो 3 कानून इन्होंने वापस करना पड़े एग्रीकल्चर वाले कि ताकि खेती जो है कंपनी को हवाले कैसे की जाए, उसको समाधान के लिए उसका अल्टरनेटिव जो आपके सामने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लाए हैं। इसमें पैसा भी उनकी सपोर्ट में है और A to Z उनके हाथ में, और एंड में आकर वो कंपनी को दलाल बन करके उसमें उसको एंड कर देंगे। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिकल पावर में इकोनॉमिकली सेंट्रलाइजेशन कर लेंगे, जे पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन कर लेंगे, और आगे जो 4 प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है नई, जिस पर हमें सोचने की जरूरत है, बस उसके का कहता हूँ। एक तो आपके सामने क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट डिसास्टर जो आ रहे हैं, एक बात आपके सामने। उसके बाद आपके सामने ये जो है इतना पॉपुलेशन है जो इलिटरेट है और अनस्किल्ड है, जिसको ये कहते हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का किसी ने अगर लाभ उठाया है दुनिया में तो चाइना ने उठाया है। उसने 20-25 साल अपनी एजुकेशन इमरजेंसी लागू कर दी, और उस एजुकेशन इमरजेंसी के मुताबिक उसने सबको बाई ऑर्डर जो है वो पढ़ा दिया। और ये जो दूसरे क्वेश्चन है कि क्लाइमेट डिग्रेडेशन का, और ये जो कानून बना रहे हैं जे, उसकी वजह से अगली वाली प्रॉब्लम जो है हमारे सर्वाइवल की है कि क्या आने वाली जनरेशन हमारी इस सामाजिक संकट में और इस आप प्राकृतिक में जो मैन मेड हैं पॉलिसी की वजह से आ रही हैं, उसमें सर्वाइव करेगी लोकतंत्र सर्वाइव करता। तो दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सॉल्व, तो दूसरा है हम एग्जिस्ट करेंगे तभी दोनों चीजें चलेंगी। इस पर मेरा मन नजरिया है सोचने की जरूरत है और नए एंगल से बिल्कुल ओवरऑल देखने की जरूरत है। धन्यवाद। थोड़ा रूपचंद जी मैं इंटरवेन कर रहा हूं आपको। हम आज बिल्कुल यक्ष सवाल पर खड़े हैं, हमने इस पे काफी सेशन कर लिए। एक ऐसा ढांचा लोकतंत्र के टाइप का सहकारिता के नाम से देश में चुनाव आयोग वगैरह सब एक उसी टाइप से, जैसा इनका है वैसा का वैसा, इनके ईडी तो उनके भी ईडी टाइप का इनका लोकपाल, और ये सारा इन्होंने अपना ढांचा खड़ा कर लिया पैरेलल में। और आदमी की जेब का पैसा, वोट वाले ने तो वोट देके फ्री होकर चला गया, लेकिन जेब में पैसा उनके दिख रहा था, कंपनियों को दो या तो, और या तुम कोऑपरेटिव के मार्फत हमें दो। तो क्या हम पैसा इनको दें या अपनी जेब को छुपा के रखें, हम अपना कोई नया बना के आपस में मिल बांट के कोई तरीका अपना लें, ऐसा हम अभियान चलाएं? इस पे अपनी प्रतिक्रिया केंद्रित करें। धन्यवाद रूपचंद जी चौधरी साहब। ये तो सही बात दिखाई दे रही है कि भाई मतलब जितना लूट रहे हैं, मतलब क्या इसमें और लूटने लगे? मतलब जो थोड़ा बहुत जो अपने आप कंट्रोल कर भी लेते हैं वो भी इनके ही हवाले कर दें। सवाल यही है। हम स्थिति में इसमें आ गए कि बिल्कुल जो है इनसे, चूंकि पहले इन्होंने यही किया कि भाई पैसा ही निपटा दो, इनके पास पैसा ही ना हो तो फिर ये हमारे कंट्रोल में आएंगे, और जो थोड़ा बहुत पैसा है उस पर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो रामनारायण जी आ जाइए, आपसे विचार लिए जाएं। रामनारायण जी हैं? जी बिल्कुल, नमस्ते। सबकी बात सुन रहा था। बात बहुत बिल्कुल उच्च लेवल की है आज, ऐसी बात नहीं है। और यदि इस पे हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और गंभीरता से इसको आगे बढ़े तो किसान वर्ग और छोटे वर्ग के लिए है ये। लेकिन जैसा कि सबने वही एक आशंका जाहिर करी है आज इसमें कि ये बहुत मुश्किल का मामला है, अपने सीट से पानी निकल चुका है। हालांकि हनुमान जी राम जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई इनकी दिल से हम सैल्यूट करते हैं, कितनी मेहनत से आंकड़े जुटाते हैं और कहाँ कहाँ से लाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे कि आज जो देश की जो है वो स्थिति जो बन रही है, भाई इन्होंने पहले 3 कानून लाए, नहीं इनको दाल गली तो दूसरा रास्ता अपना लिया इन्होंने। और वो जो दूसरा रास्ता जो है वो 3 कानून तो जग जाहिर हो चुके थे।
लेकिन सर ये जो अब जो इन्होंने जो मार्फत इनके सोसाइटियों को मार्फत जो अंदर जो घुसे हैं, ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये मतलब मैं नहीं लगता, मुझे लगता कि कोई आधा 1% लोगों को समझ में आ रही होगी। ये हम लोग ही यहाँ चर्चा करते हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो जानकारी ले रहे हैं, लेकिन यदि आम जनता के बीच हम ये चर्चा करें, उनसे समझे या उनकी बात को समझे, तो बहुत मुश्किल है, उनके लेवल की है ही नहीं है। तो हम कैसा इसमें एंट्री कर रहे हैं? अब वो समझ में वही नहीं आ रहा ना कि ये तो बिल्कुल लोकतंत्र पूरा कब्जे में चला गया है, पूरा खेल खत्म है। ये तो एक दिन ऐसा ही आएगा नेपाल जैसा, कि जब वो जनरेशन जेड जो है वो उपद्रवी रूप लेगा और इनको सल्टाएगा। यही बचा है मेरे हिसाब से। रामनारायण जी, इसको हम कई बार इसी बातों को रिपीट कर चुके हैं। हाँ, एफपीसी बनाए, एफपीओ बनाए, मुख्य धारा का हिस्सा बने या लड़ाई लड़े, बुरा क्या है? अच्छा है। मॉडल में तो कोई बुरा ही नहीं है। कोऑपरेटिव शब्द जो है वो बुरा शब्द नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव की चोटी सरकार ने पकड़ ली। बुराई सिर्फ ये है, जैसे लोकतंत्र की चोटी भी जो है वो संसद ने पकड़ी, संसद से प्रधानमंत्री ने पकड़ ली। ये एक सेम ढांचा कोऑपरेटिव का खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग की तरह चुनाव आयोग है, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे जो कानून पूरा बना वैसा का वैसा लिखा हुआ है। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे एडीआर वाले लड़े उस तरह से हम भी लड़े, इसमें सुधार करो, ये गलत है, कोर्ट जाएं, वो करें, ये करें। एक लड़ाई तो पैरेलल कोर्ट कचहरियों से चले, एक अवेयरनेस में चले, या फिर चुपचाप जो ठीक है इस मुख्य धारा में बैठते हैं, इसमें एफपीओ बना लेते हैं, वोट दे देंगे, जीतेंगे हारेंगे जो सा होगा। अब शंका जो मैंने बताई नहीं कि भाई ये कब्जा कर लेंगे, आरएसएस कर लेंगे, हमारे तो कब्जा होना ही होना है। उस संसद में हम नहीं पहुंच सकते तो अमूल डेयरी का हम मालिक नहीं बन सकते। वो हेड जिसको कहते हैं चेयरमैन बनना, वो क्योंकि 19 जो उसकी यूनिट्स है उसमें से 17 यूनिट्स बीजेपी ओरिएंटेड है, 2 यूनिट दूसरी है कांग्रेस के 2, या ये दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे हैं, ये है वो न्यूट्रल टाइप के लोग 2 है जो मेंटी है इसलिए आए हुए हैं। अब ये शंका तो बहुत है, लोकतंत्र को हमने भोगा और इसलिए हुआ। आप फील्ड में हो, वर्क कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, लोग क्या कर सकते हैं इसमें? क्यों मेंबर बने? हम आपस में बांट लें जैसा सामाजिक सहकार का। छोड़ो यार इन बीमारियों को, हमारा अनाज को पहले गांव में बांट खा पी कर नक्की करो। कोऑपरेटिव होते ही वो, एफपीओ होते ही वो तो ले ले, अला भाई तेरा माल ला, ये डाला गाड़ी में ले गए, गोदाम में डाला, एक्सपोर्ट हो गया, ये हो गया। तो ये कई पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो ये है कि भाई अब ठीक ही है यार, पैसा मिलेगा, पैसे के लिए दुनिया लालयित है। तो इसको केंद्रित रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? फिर हम डीपी सिंह जी को ले लेते हैं। बड़ा ये जैसे अपनी जो चर्चा चलती ना सब में, जैसे अपन 2 साल से जुड़े हैं और मैं जहाँ बैठता हूँ मैं भी बिल्कुल इसके रग रग में, इस डिपार्टमेंट के रग रग में घुसा पड़ा हूँ, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। कई लोग, मैंने जैसे आज भी सभी लोगों ने एक ही शंका जाहिर करी कि लोग बाग अंधे और बहरे हो चुके हैं बिल्कुल। या तो ये 4 किलो अनाज पे निर्भर है, या फिर ये कुछ जो सत्ताधारी जो है पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, या फिर इंडस्ट्रियल जितने भी कारपोरेट के हवाले हो चुके हैं। तो कैसा है वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हम इन लोगों तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल जहां अपन बात करते हैं हम अकेले पड़ जाते हैं, 10 आदमी होते वो बस उनकी डफली बजाने लग जाते, भले वो पार्टी के हो, अपोजिट पार्टी के हो, भले ही से वो बीजेपी को नहीं समर्थन करते हैं, फिर भी हम अपनी बात को समझने को तैयार नहीं। बस खाली एक धर्म के चक्कर में जो है उलझे पड़े हैं सबके सब, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझे पड़े। इसमें तो आपके कहने का मतलब है कि मेंबर बन जाए और उनको वोट देते रहे, जैसे इधर लोकतंत्र में दे रहे हैं उसमें सहकारिता में देते रहे और मौज करते रहे, कमाते रहे। थोड़ा रास्ता हमको इसका निकालना पड़ेगा ना, किस रास्ते जाएं और क्या करें अपन, थोड़ा सा रास्ता सुझाव ना। एक तो हमने सहकारिता का दिया था ना कि भाई सामाजिक सहकार बना ले, आपस में मिल बांट दें, गांव का माल बाहर जाए ही नहीं, 80% तो वहीं खपत हो जाए। क्यों दें हम लोगों को? बैठा रहे पैक्स वाला दुकान खोले हुए कि तुम्हारे मूंग लाओ, तुम्हारे वो सोयाबीन लाओ, कि ठहर भाई मेरे भाई बंधुओं को बांट लेता हूँ फिर तेरा देख लूंगा। चौधरी साहब, इसमें रामनारायण जी देखिए, अगर हम यही सोचें कि साहब कुछ नहीं होगा तो फिर हमें यही देखना होगा कि अब तक जो हुआ, मतलब आजादी के 1925 से आरएसएस ने काम करना शुरू किया और 2025 में जाकर के पूरा का पूरा नियंत्रण में आ गया। ऐसा नहीं है, मतलब जो काम शुरू होते हैं कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं आएगा। या शेड्यूल कास्ट में अम्बेडकर साहब तो करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी फिर लोगों ने जो है वो शुरू किया, 1973 में शुरू किया,
कुछ वो उसमें मतलबी लोग अपना फायदा उठा गए, लेकिन जागृति तो आ गई। हाँ। और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ बोल सके। देखिए हम तो मिक्स ब्रीड है सारे के सारे, इसमें सभी हैं, अनुसूचित जातियां भी हैं, ऊपर की जातियां भी हैं, भाजपा के भगत भी हैं, सब कुछ है, किसानी में तो सभी कुछ है। लेकिन अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे फिर तो अभी हम कह ही नहीं सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, और हमें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, लेकिन हाँ मेरा चौधरी साहब यही मानना है हनुमान राम जी, कि किसी भी उसको करने के लिए तो एक हमारा डिस्कशन है, इसमें हम संख्या बल अगर मतलब बढ़ा ले जाएंगे, मतलब पहले 100 हो जाए, फिर 1000 मतलब 10,000 हो जाए, तब जा करके हम जो है मतलब इसके परिणाम आने लगेंगे। ऐसा नहीं है। आपने छोकर साहब का जिक्र किया, छोकर साहब ठीक है, वहां से IIM अहमदाबाद से प्रोफेसर होकर के घर आ गए थे, चाहते तो अपनी सब्जी और फलों फूलों में लगे रहते, लेकिन उन्होंने एफर्ट की, और उस मतलब उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी श्रद्धा देता हूँ, जो अपनी बॉडी भी आदमी दान दे गया कि भाई नहीं, मेरा शरीर भी जो है इसको मेडिकल स्टडीज के लिए यूज कर ले। तो ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, लेकिन बिरले ही तो आगे लीड करते हैं ना, आगे जाकर के फिर उनके फॉलोअर भी साथ लगते ही हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया ADR का, बहुत सारे लोग लग गए, वकील साहब लग गए उसमें, पूरे लॉ वाले लग गए। तो ये शुरुआत तो देखो करनी होगी, क्योंकि हमारा अब अपना हमारा क्या है यहाँ पे, यही तो है ना कि भाई हम जो कुछ जितना हमारा जीवन बचा हुआ है, जो हमने कर लिया वो तो कर लिया, जो आगे बचा हुआ उसमें कुछ कर ले। तो उसके लिए यही है कि हम थोड़ा सा मिलजुल के थोड़ा सा कुछ बना बनू करके इस पर करेंगे, चिंतन करेंगे, बुलाएंगे, बैठक करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे छोड़ने की बात नहीं है। और रामनारायण जी, हिम्मत हारने की बात नहीं है, हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं मैं कोई हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये है कि अपन 2 साल से लगे, पर लोग बाग उस लाइन ऑफ एक्शन पे आने को तैयार नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा पहला कभी देखता हूँ आ जाएंगे थोड़ा सा आ जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र भी उस हालत में चलेंगे अपन। जी देखिए रामनारायण जी, लोकतंत्र उस हालत में नहीं है जो आज से 20 साल पहले था या 15 साल पहले था। इन 15 साल में भी अवेकनिंग आई है, लोग बाग सही गलत को समझने लगे हैं। ये जरूर चिंता है कि भाई वो धन बल से और धर्म के बल से और इससे और उससे जो कुछ 100 साल की एफर्ट से और नियंत्रण करने में सफल हो गए, लेकिन उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है, सर्वाइवल करना डिफिकल्ट हो रहा है उनको भी, क्योंकि अवेकनिंग जो है वो अपना काम करती है, उसे रोक नहीं सकता कोई भी। मेरे ख्याल में चौधरी साहब इनको ले लें। रूपचंद जी ने हैंड रेज किया था, उनसे कोई बात आई है तो ले लें। रूपचंद जी बताएं, अपनी बात बताएं जी। मैं पवार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसको मैं ऐसे लेना चाहिए कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, मॉडर्न इंडिया का, जो पुराना भारत हम राजाओं के बकते थे, वो मॉडर्न इंडिया नहीं था। उसमें मोस्टली साउथ का एरिया ज़्यादा माइनस था। अब का मॉडर्न इंडिया जो है, इसकी जो जुगुलर वेन है वो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिस पर हम टेके हुए हैं। और अपना ये जो नया जो आ रहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ये एक सेंट्रलाइज्ड है जो वन इंडिया की तरफ ले जाता है, जैसे कहीं एक ही नस्ल के लोग हों। वो काम जहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए जो नया कोऑपरेटिव पुराना छोड़ के, जहाँ हर जगह सरकार की जब ब्यूरोक्रेसी दखलंदाजी होती थी कि मेरा और हनुमान जी का झगड़ा हो गया, और ब्यूरोक्रेसी में चूंकि मेरी पहुंच है इसलिए उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर दिया, और हनुमान जी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये दोबारा कोऑपरेटिव का चुनाव कराने के लिए दरख्वास्त देते रहे, और अपनी ब्यूरोक्रेसी उसको चुनाव नहीं करवाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है कि पुराने कोऑपरेटिव को किल किया है। उस इंटरफेरेंस को दूर करके एक नए टाइप का मॉडर्न कोऑपरेटिव बनाया जाए, जिसमें पीपल सेंट्रिक पावर हो, और वो सिर्फ एक जो स्टेट है जहाँ लोग एक भाषा के रहते हैं उसके फ्रेमवर्क में ही चलाया जाए, तब जाकर के वो इसका बदल हो सकता है कि ये इंडिया के फेडरलिज्म की आत्मा के साथ मिल रहा है। धन्यवाद। रूपचंद जी, मैं थोड़ा सा आपसे और चाहूंगा इस पे। शिवालाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनको हम बाद में लेंगे, पहले DP सिंह जी को ले लेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म आया, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ परिवार ही तो है इस देश में, ये सहकारिता में है। ये जिस सहकारिता की परिभाषा मैंने मनाराम जी को लिखाई थी, जो वर्ड जो मैंने बोले थे,
उसकी बू नहीं आ रही। ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों की एक ऑटोनोमस एसोसिएशन। यूनिवर्सिटी है आपकी ऑटोनोमस, कोई लेना देना नहीं, ऑटोनोमस है ना। वैसे तो सुवालाल जी जुड़े हुए हैं, कितनी ऑटोनोमस है बताएंगे क्या ऑटोनोमस है। वो भी एक कोऑपरेटिव का एक मॉडल है ना। वो भी यूनाइटेड वॉलंटरली, वो यूनाइट होंगे, स्वेच्छा से होंगे, टू मीट, क्या करने के लिए कि देयर कॉमन, उनके कॉमन होना चाहिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड। इन लोगों की नीड को, कल्चरल नीड, कॉमन इकोनॉमिक नीड, सोशल नीड को करेंगे। एस्पायरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, ये है सहकारिता। अब इस सहकारिता में सिर्फ अमित शाह, बैंक, नाबार्ड, नाफेड और कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म के वो कैपिटलिस्ट लोग, हम सिर्फ इनको तो वोट देते हैं, लोकतंत्र वालों को, इनको नोट और वोट दोनों देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि वोट तो गया चूल्हे में, दे दिया तो दे दिया, जान छुट्टी है, नोट कहां से लाएंगे। कोऑपरेटिव आपको बनानी ही पड़ेगी, कोऑपरेटिव में आपको गांव वालों को जाना ही पड़ेगा, वरना आपको कई चीज ही नहीं मिलेंगी। ऐसा ढांचा खड़ा किया गया है। तो अब आप ये बताओ कि ये थीम जो है कैसे हो पाएगी। रामनारायण जी की शंका को मैं बहुत वाजिब मानता हूं, लोगों का नहीं है, क्योंकि एडीआर वाले ने, जगदीप ने भी कहा कि यार वो ठीक है, हर एक में हिम्मत इतनी नहीं हो सकती। आप अपने में से कोई जागे तो जागे, अच्छी बात है, हमें ऐसे हताश नहीं हो सकते। मैं पवार साहब का सहृदय बात करता हूं कि वाकई हमें करना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी गुफा में घुसा हुआ आदमी कई बार कई चिंता होता है, ये चिंता के लेवल पे है। या अब ये है कि इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि मुख्य धारा में जाएं, इनको देखें क्या कर रहे हैं। भाई चुनाव हो रहे हैं, हम भी तालियां पीटे, जीतने वाले को माला पहनाएं, उनमें पहना रहे हैं लोकतंत्र में, तो यही पहना देंगे, जय हो बोल लेंगे। फिर एक कोई फंड आएगा छोटा मोटा, उसमें चंदा और 4 किलो अनाज और वो आता है। इसमें कोई आपको दूध के नाम से, या कोई आप काम कर रहे हो उसके नाम से कोई कोऑपरेटिव बनाई है, एफपीओ बनाया, उसके नाम से 5-10 रुपए आपके खाते में आएंगे, फिर नाचोगे और मेरे खाते में आए। यानी आपका इसके अंदर ओन्ड क्या है, WONE, अधिकार, खुद का मालिकाना अधिकार ओन्ड कहते हैं, जॉइंटली ओन्ड। अब इन बातों पे आपकी 2 मिनट की टिप्पणी दो, फिर पवार साहब दे दें, फिर डीपी सिंह जी कुछ कह दें। वैसे तो बहुत सारी किसने किया आपने? वैसे तो बातें बड़ी साफ हैं। आप बताइए, हम हताश लोग, निराश लोग या सबल लोग या युद्ध में कूदने वाले किधर जाएं? तालियां पीटने वाले गिरोह में शामिल हो जाएं, या एक एडीआर संगठन बना करके ऐसे करेंगे, देखो ये धोखाधड़ी का मामला, तुम समझो, सोचो और तुम्हारी पैरेलल खड़ी कर लो। मैंने यही किया था, मेरे दिमाग में यही कीड़ा चला था कि तुम तेरे गांव बना ले, इनके ही गांव बन रही है तो सामाजिक सहकार नाम दे दे, इन्होंने पैक्स नाम दिया है। अब मेरे पास ने तो लोन ने, मेरे पास में कोई वोट का फंडा, हमने सिर्फ एक ढांचा बनाया कि 25-25 आदमियों का ग्रुप बनेगा, 21+4 होंगे, बाहर के लोग होंगे। इस तरह से मैं 50 गांवों में गया, एक ही जगह कोई ढांचा नहीं खड़ा हुआ, सब कटोरे लिए खड़े थे, कोई डाले इसमें कुछ कर ले। ये रामनारायण जी सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। डीपी सिंह जी। देखो बहुत सार्थक बातें हुई हैं सभी की, लेकिन जो मेरा विचार है, मेरी समझ में जो आता है, एक तो ये संपत्ति विहीन करना चाहते हैं। एक तो ये क्लियर नहीं, मान लिया सोसाइटी हमने बना ली, पैक बना लिया, उसमें पैसा कहाँ से लगेगा? एक बात हमारा लग गया, हमें तो 2-3 मीटिंग में नहीं गए तो वोट से भी वंचित कर दिया जाएगा, तो हमें तो हटने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही 2-4 आदमियों के कब्जे में रह गया। हो सकता है फिर जैसे ये सोसाइटियां चलती हैं, इनके चुनाव स्कूलों के हैं, इनकी कमेटियां बनी हुई है, कई साल तक ऐसी प्रशासक बैठे रहते हैं, तो वही व्यवस्था हो जाएगी, फिर सरकार उन पर वो बैठा देगी, प्रशासक या मर्ज कर लेगी फिर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब तक वीटो पावर ना हो हमारे पास किसी चीज की, उस चीज में हम कर क्या सकते हैं? हमें तो दोनों चीजें, एक तो इनके साथ चलना चाहिए, एक विरोध करना चाहिए, दोनों नीति अपनानी पड़ेंगी।
ऐसे मान लो जैसे घर गंदा हो गया, घर में अंदर जाए तो झाड़ू लगा नहीं सकते, आखिर जाना तो पड़ेगा ही। जैसी व्यवस्था इनकी है, कुछ तो लोग इसमें घुस जाएं, इसकी कमियां उजागर भी करें, वहां विरोध करें, और सही लगे तो हम लोगों को प्रेरित करेंगे, तुम भी इसमें आ जाओ। नहीं, यहाँ मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा डीपी सिंह जी। यहाँ दो व्यवस्थाएं खड़ी है आपके गांव में। एक आपकी यूपी सरकार की सहकारिता है, एक भारत सरकार की अमित शाह का पैक्स है। अमित शाह का पैक्स जो है वो पैसे से लबालब है, साधन से संपन्न है, तंत्र है। जो यूपी वाले को कहा कि तुम 2/3 यदि प्रस्ताव पारित कर लो तो हमारे अंदर आ जाओ, क्यों? आदमी तो कॉमन है ना वो। तो क्या यूपी वाले आदमी अपनी सहकारिता के भाई मेरे वाला जैसे सामाजिक को छोड़ो, आप सरकार का, राज्य सरकार का सहकारिता का मॉडल वो जग जाए। ये तो पंचायतों को छीन रहे हैं, 16वें वित्त आयोग के पैसे छीन रहे हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जगाओ ना। मैंने यहाँ सहकारिता वालों से बात की, ये मानने कोई तैयार नहीं इन बात को। सहकारिता के लोग, राज्य सहकारिता के लोग इस बात को मानने कोई तैयार नहीं कि हमारी ये दुर्गति होने जा रही है। हमारे 2/3 उधर जाएंगे, 1/3 हम बाहर खड़े मुंह फाए बैठे रहेंगे। राज्य के पास फंड होगा नहीं और वो काम करेंगे, हम मुंह पता के बैठेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप, पंचायतों से जुड़े हुए? देखिए, अमित शाह का जो ये लबालब पैसे भरने वाली बात है ना, वो केवल प्रलोभन देने की बात है। शुरुआत में वो जरूर देंगे, पैसे भी देंगे, खर्च भी करेंगे, कुछ सुविधाएं देंगे ताकि प्रेरित होकर लोग, लालची लोग हमारे हैं सारी। आपके तो पैसे हैं भाई, आप राज्य में आप कहाँ दे रहे हो? राज्य में तो आपने कोई ढांचा ही खड़ा नहीं। आपके पैसे हैं, आपके जेब के पैसे हैं, आप उसके मेंबर हो। एज ए मेंबर आप वहां जाओ, उसमें 5 आदमी कब्जे करेंगे, कुछ सरकार देगी, आपका ही धन आपके मार्फत ही है, वो लोन दे के करके। तो आपको तो मतलब आपकी सहकारिता गायब करनी, तो सहकारिता खड़ी कर लो भाई, पहले वाली सहकारिता है ना। राज्य की सहकारिता में हमें क्या प्रॉब्लम है? राज्य सहकारिता वालों को कहा यार ये क्यों, मैंने कई जगह कहा, यहाँ की दूध डेयरी वालों, मैंने कहा यार तुम जा रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, और भाई जा रहे हो, मानने को तैयार नहीं। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, कुछ चीजों का प्रलोभन देके, जैसे अंग्रेजों ने भी चाय फ्री बांटी थी, या जैसे जियो वाले ने पहले फ्री वो कर दिया था, ये सिस्टम अपना रहे हैं। आगे ना देने के हैं कुछ भी है। ये तो केवल संपत्ति और हम लोगों को एक तरह से बांधने का, कब्जा करने का एक तरीका निकाले हैं। और रही बात कोऑपरेटिव, तो उन्हें जो है उन्हें थोड़ी मनाही है, वो भी स्टेट वाले भी इसमें जा सकते हैं। और स्टेट और ये तो एक है ही, इन्हें अलग मत मानो। उनका कहना ये है, ये इसके माध्यम से तो जा सकते हैं। क्या आदमी तो कॉमन है ना, जिसकी जेब में रुपया वो आदमी तो कॉमन है। गांव है, गांव में एक पैक्स की दुकान है सेंटर की, एक राज्य की दुकान है, उसमें माल ही नहीं है। अब वो आदमी देखे यार इसमें चलो। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों जगह घुसो और दोनों जगह इनके अलग भी विरोध भी करो। व्यवस्था यही है कि इन्हें अंदर से सुधारो और जो बाहर जो खराब चीज है उसे बाहर से उसको नकारो। मेरी समझ से तो यही बात है। हमारे हाथ की तो है नहीं कि हम अपने ढंग से कर ले। नहीं, लोगों की समझाइश तो अपने हाथ में है। भाई समझाएंगे तुम ऐसा करो। वही कटोरे वाली बात है ना, इन पे तो देने को पहले लालच, देने को कटोरा, कटोरे में डालने कुछ है, हम पे क्या है? हम पे क्या है? बस हम पे विचार है। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। मनाराम जी कह दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, ये 8 लाख जो भी बता रहे हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी गाँवों में, पंचायतों में, स्टेट की, उन्हीं पर कब्जा करने का पूरा है प्लान इनका। बिल्कुल, समझे नहीं आप? ये ऑलरेडी जो है उन्हीं को कब्जे करने का ही प्लान है पूरा। ये है भाई। यहाँ ग्राम पंचायत यहाँ थोड़ी कम है इनके पास में। राज्यों के जैसे 8.5 लाख 6.5 लाख गांव है, तो इन्होंने 8.5 लाख को शहर के ले लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर इनको कह दिया तुम्हें पेट्रोल पंप देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम देखो चलेगी। आदमी कॉमन है, नोट देने वाला और वोट देने वाले जो आदमी है वो फिक्स है। इसलिए बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, ये फिक्स है ना। तो वही गांव वाला पैक्स में जाएगा इसमें रहे, तो जिसके जेब में पैसा वो कॉमन है। गांव के लोग वो उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अब वहां भागने में खतरा ये है कि ये किसी
कंट्रोल किसके, यहाँ भी तो किसी के कंट्रोल में ही है हम। यूपी में चाहे योगी के कंट्रोल में रहे और चाहे मोदी के कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में तो है हम। तीसरा मॉडल मैंने दिया था कि भाई इसमें तुम नहीं रह पाते हो तो अपना ही खोल लो यार, खुद की दुकान बना लो, खुद कर लो अपना हिसाब से, सामाजिक सहकार बांट लो गांवों में। फिर क्या ले जाएंगे ये, राज्य वालों को ही नहीं रहेगा, इनके ही नहीं रहा, बैठी रहेगी पैक्स करती रहे, पेट्रोल पंप बेचती रहे तेल, अपने क्या करना है। गांवों का जो संसाधन है उसको तो बचा लो, गांव पे कब्जे को बचा दो। अब पंचायतों को लड़ना चाहिए सहकारिता के साथ, पंचायतों वालों को मैंने कहा 16वें वित्त आयोग का पैसा पैक्स को जाएगा, ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं लोग। ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, लोग देखे हमारे ऐसे ही पैसे आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं तो कानून की 5 दिन और 5 रात हम बैठ के धाराओं को पढ़ी, हर जगह बू आ रही है इसमें। हाँ डीपी सिंह भी इसमें कुछ और करो, इन्वॉल्व कोई करना चाहे तो। तो ग्राम पंचायत में तो इन्होंने करी नहीं खत्म, जो ग्राम पंचायतों की संपत्ति पड़ी है ग्राम समाज की, उसे ये धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेंगे और इन्हें बिल्कुल नंगी करने के मूड में है। ये ग्राम पंचायतों को सारी सुविधाएं देंगे, ये लालच में पहले पानी भी आपको देंगे, गैस भी आपको देंगे, सब चीज देंगे, तो आधार से जोड़ कर रखेंगे। सरकार का कहना नहीं मानोगे तो ये घर आके नहीं, प्रीपेड मीटर लगा के सब वहीं से काट देंगे तुम्हारे सुविधाएं। जब तो मानोगे आप, जब आप सुविधाओं के आदी हो जाओगे। आज बिजली के हम गुजारा नहीं कर सकते, उसमें प्रीपेड मीटर लग रहा है। आप वो सारा पानी पहले गंदा कर दिया, पीने लायक नहीं रहा, आपको टंकियां लगा लगा के पानी भी देने। इन किसानों की तो जो ये पत्ती होती है या उसे जलाने पे भी इतना बड़ा हंगामा होता है, जिसका सबसे कम प्रदूषण है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का काम किसान करता है। और इनसे ज्यादा ना फैक्ट्रियों पर रोक है, ना व्हीकल पर रोक है, ना किसी पे जो दिन भर में कितना वो करती हैं। होटलों पे कोई रोक नहीं, कितना ही पानी इस्तेमाल कर लो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आके टिकती हैं गाँव किसान और पंचायतों पे। वो इतने लोग हैं, जब तक ये संभल पाएंगे, इन्हें संभलने का मौका नहीं लगेगा। ये जब आएंगे जो नाक तक फंस जाएंगे, फिर इनके आगे कोई रास्ता रहेगा नहीं। कितना ही समझा लो, आपको आप गांव में चले जाओ, बोलने नहीं देते। और मैंने देखा ये अच्छे खासे भी साले वीडियो के उसके भी चिक नहीं उठाते, वो अधिकारी का सामना नहीं कर पाते। हाँ, तुम्हें बोलने से बंद कर देंगे। आप गांव में पंचायत करके बैठ जाओ, आपका गला घोट लेंगे, आपके सारी बातों को काटेंगे, इतना तर्क करते हैं। चलो ठीक है, रामनारायण जी कुछ और कहना चाहो तो? आप प्रैक्टिकल हो, फील्ड में हो, बताओ। ये दुख दर्द हमने बांटे हैं आपके बीच में, संघर्ष करें कि दोनों ही करें, हर किसी को जगाते रहें, इसमें भी घुसे कैसे? जैसे यही प्रस्ताव पारित हो रहा लगभग, कि चलो देखो इसमें क्या है, घुसा के घुसना तो पड़ता है, इसमें बीज नहीं मिलेगा। नहीं घुसेंगे भी सही, संघर्ष भी करना पड़ेगा, कोई मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ इससे। इसमें तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बीज वगैरह सारा कब्जा कर रखा है ना, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं देखो, समय समय पे इनको, जैसा अभी बिजली की बात आई, अभी इन लोगों ने पूरे भारत के जैसे लोग बाग स्मार्ट मीटर लगा रहे साहब। अब लोग बाग ये भी आवाज आ रही कि भाई तुम स्मार्ट मीटर लगा रहे, तो क्या हमारे पहले के मीटर खराब थे तो नहीं लगा रहे, और खराब थे तो अभी तक खराब रीडिंग क्यों आई, उसका जवाबदार कौन? दो ही तरह की बात हो रही है। और सारे के सारे जो मीटर जो आ रहे हैं वो अडानी बंधुओं के बने बनाए आ रहे, तो जो अरबों खरबों का, और वो भी पैसा पब्लिक से ही लिया जा रहा है। अभी हमारे इधर सारे मीटर और लाइन और खंबे सब चेंज हो रहे हैं। तो वो जो मीटर रीडिंग की भी बात आ रही है कि यदि खराब थे तो अभी तक मतलब गलत रीडिंग क्यों आप लोगों ने ली पब्लिक से, और अच्छे हैं तो बदल क्यों रहे? तो इस टाइप की चर्चा तो होनी चाहिए ना, हो भी रही है। तो इनको लपेट तो रहे हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है कि अपन भी रास्ता छोड़ देंगे और इनको नहीं लपेटेंगे। कोशिश तो रहेगी अपनी, इनको हर पॉइंट पे जो है वो दबोचने की। पर ये जो सोसाइटी वाला जो है अपना, जो आज का जो विषय है, ये बड़ा गंभीर है, इस पे चिंतन तो करना पड़ेगा और करेंगे, लगे रहेंगे इसमें, कोई पीछे नहीं हट रहे अपन। डॉक्टर साहब और फील्ड के आदमी हैं, डॉक्टर साहब आप भी अपना व्यू पॉइंट रख दो, क्या कहें, इन्वॉल्व करना चाहेंगे, फिर पवार साहब भी आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, रामनारायण जी माइक आपका बंद करो। अपने ये भी सामाजिक सहकार का मॉडल चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो पैक्स में जाएगी मामला।
और सरकार हर चीज सेंट्रलाइज कर रही है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि मामला कि भाई लेकिन सरकार सेंट्रलाइज पे चला हुआ है कि भाई सेंटर से चले और सेंटर फिर अमेरिका यूके के हिसाब से चले, क्योंकि हमारी जो कृषि नीतियां वो भी गेट के ऑफिस से बन के आती है कि तुम्हें ये इस पे ये टैरिफ लगाना है, ये रखना है, इसमें आयात पे छूट देनी है, इसमें निर्यात पे छूट देनी है। तो ये पूरा कंट्रोल करेंगे ताकि अभी क्या इनको उत्पादन का अंदाजा नहीं लग पाता है कि कौन सी फसल कितनी हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो इसके जरिए डाटा एकत्रित करेंगे और ये पता लग ही जाएगा कि अपने पास इतना माल तो बेचने के लिए है और इतना शॉर्टेज है। तो इस हिसाब से ये कब्जे कर ही रहे हैं। अपन जितना इससे अपने आप को क्या बचाना चाहेंगे अपने लोगों को तो वो हो पाएगा, बाकी तो नहीं। देखो सीधा सा गोपाल जी, बात यह है कि लोगों को पैसे की एक बड़ी भूख है। इन्होंने अपना ढांचा समुद्र तट को पूरे को डेवलप कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने के लिए एक व्यक्ति को हाथ में चाबी दी और पूरे के पूरे 12 बंदरगाह जो है उनमें से 5 पे इनडायरेक्टली सेना के कारण से थोड़ा कब्जा, बाकी पूरे 12 पे उसका कब्जा है। मुद्रा इसका एक अलग है एक व्यक्ति के पास में। और उड़ान रेल लेकर के पेरिशेबल आइटम है हवाई जहाज में भर के ले जाने के लिए भी तैयारी कर ली। छोटे छोटे रूट बना दिए वाटरवे के जिसके तहत माल चला जाए। किसान रेल के नाम से कर दिया, गति शक्ति के नाम से। ये अपने वीडियो काफी कर लिए हैं कि भाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ढांचा ऐसा कर दिया और सारा सिस्टम ऑनलाइन ई नेम से नाम से मंडी खोल दी। कहाँ कितना माल है ये वायदा कारोबार के तहत भी कर सकते हैं, वो सारा कर दिया। अब झगड़ा इनका वो किसान बिल आए और वो करके अडानी के गोदाम में जाना था तो इन्होंने देखा ये गोदाम वाली बीमारी को छोड़ो, ये पंजाबी पीछे पड़ लिए हैं तो छोड़ो, चलो जो की है। क्योंकि इन्होंने पहले टांग अड़ाई फोर्टिफिकेशन की, दूसरी ऐसी छोटी मोटे। लेकिन अब ये चाहते हैं इनका मेन थीम भारत की जनता को, मैं पवार साहब जो लाइन जोड़ रहा हूं, भारत की जनता को खाए या नहीं खाए कोई कचरा खिला देंगे लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे चूंकि हमें 5 रुपए मिलेंगे। पूरा ढांचा जो है किसी व्यक्ति के हाथ में दिया तो 5 रुपए हमें मिलेंगे। तो पूरा का पूरा माल गति शक्ति के माल जिस तरीके से करके समुद्र तक जाए और माल दुनिया में फैल जाए। भारत का कृषि का जो उत्पाद है वो कंप्लीट। अब ये जो ढांचा खड़ा हुआ है उत्पाद है लेकिन यहाँ का आदमी को तो मिल ही नहीं रहा पूरा। अब यहाँ के लोग इस बात को लिए सक्रिय हो, जैसे मैंने कहा तुम अपना बना लो, पहले अपने गांव में बांट खा के मौज कर लो यार, फिर बाद में किसी ज्यादा हो तो बेचो भाई। ऐसा पहले मंडी में क्यों जा रहे हो, अपने रिश्तेदार को दे लो। उसके पास बेचार किसी के पास सोयाबीन नहीं है, जैसे मेरे यहाँ राजस्थान में सोयाबीन नहीं होती है, रामनारायण जी को होती है। हम दोनों जॉइंटली ये कोऑपरेटिव तो बना ही सकते हैं, इतने लोग हैं भाई तुम बैग। तो इसलिए मैंने 21+4 किया इकोनॉमिक काउंसिल में। और बड़ा है तो 51 कर लो, वो कर लो, 101 कर लो, कैसे भी कर लो। ऐसे यूं अनइवन नंबर इसलिए था भाई तुम आपस में बैठ के निर्णय करो, 5 आदमी बैठ जाओ, उनमें से 5 तय कर लो लेकिन निर्णय कर लो। तो इस तरीके से हम आपस में मिल बांटने को तैयार नहीं, मार्केट के हवाले होने को तैयार है कि हमें काटो आप यहाँ से, हम भूखे मरे लेकिन काटो। आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चों का तेल नहीं है बाहर से आ रहा, आपके बच्चों के लिए दालें नहीं है, भारत इंपोर्ट कर रहा है। अब बताओ क्या क्या ये मॉडल है भाई इस देश का एग्रीकल्चर का। ये सारी परिस्थितियां कुछ एबनॉर्मल है। इस एबनॉर्मल परिस्थिति के अंदर हमें कुछ सामाजिक सहकार का इसलिए दिया था मैंने, इन सहकारिता को कह दिए सोचने को तैयार नहीं। अब ये हो क्या रहा है कि जब अपना जो गेहूं मार्केट में आता है तब ये गोदाम से गेहूं रिलीज करते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट में गेहूं की सप्लाई बढ़ जाती है कि पहले तो काश्तकार के खेत से माल आ रहा है और उन्होंने भी कह दिया कि हम भी बेच रहे हैं और ये अपने गोदाम वो सस्ते भाव में वापस भर लेते हैं। सप्लाई चेन मेंटेन कर रखी है, आपकी सप्लाई चेन नहीं, आप आपस में टांग खिंचाई कर रहे हो। हाँ, आपका जो सप्लाई चेन का सिस्टम है ना, मेन बात है सप्लाई चेन ब्रेक चेन। आप एक गांव से दूसरे गांव माल नहीं भेज पा रहे हो, आप तो लड़ झगड़ के मरे पड़े हो। हाँ, आपसे कोऑपरेटिव का मेंबर बनाने का 100 रुपए की फीस ले लेंगे, वोट लेके ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर आप वही तालियां पीटोगे। आपका वोट लेके आपका नोट लेके 2 शासन व्यवस्था है, एक नोट आधारित है एक वोट आधारित है।
वोट आधारित आपने देख ली, नोट आधारित का मैं वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, वोट आधारित वाली तो आपसे कब्जे हुई नहीं, संसद में आप गए नहीं। नोट आधारित वाले से भी आपको कह रहा हूँ भाई या तो कब्जे करो, आपके नोट है तो आप ही कब्जे करो ना, पैसा तो आपका ही है। बाहर भेजें नहीं भेजें, कितना लें, क्या करें, वी हैव टू डिसाइड। वो कर नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि हमारा सोच जो है कोऑपरेटिव माइंडसेट की लड़ाई है। ये डीपी सिंह जी से मीटिंग ने पहले कहा था कि भाई भाई कोई नहीं चाह रहा है, क्या कहां से कोऑपरेटिव करोगे आप? कौन सा सामाजिक सहकार? समाज तो खत्म हो गया, सहकार कहां से पैदा हुआ? वीरेश तरार जी आगे, चौधरी साहब, पवार साहब, हाँ वीरेश तरार जी आ गए, जरा इनकी भी ले ली होगी ना। हाँ, मैं एक मिनट पहले बोल देता हूँ। मैंने वीरेश तरार जी के साथ एक डिस्कशन किया था। मैं इसी चीज पे 5-7 साल से, पिछले साल मतलब 5-7 साल से लगा हुआ था कि भाई किसानों को किस तरह से अपने नियंत्रण में लिया जाए। असली बात तो यही है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करती अगर वो मार्केटिंग अपने आप नहीं करती। अब वो तो खैर बहुत बड़ी चीज होगी कि पूरी की पूरी मार्केटिंग हमारे हाथ में आ जाए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। लेकिन हम कुछ लोग एक शुरुआत करें, जैसे वीरेश तरार जी ने भी उसमें कोशिश की है, इन्होंने प्रैक्टिकली भी किया है। मेरा अपना ये था कि भाई जिस दिन जो है, हम किसान तो बहुत सारे हैं दुनिया मतलब पूरे देश में, अभी एकदम से सारे सारे जुड़ जाएंगे या उनके 1% भी जुड़ जाएंगे, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जिस दिन 1% भी जुड़ जाएंगे अपनी मार्केटिंग करने के लिए और प्रॉफिटेबल मार्केटिंग करने के लिए, तो उसी दिन से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये मेरे जहन में था कि पहले भाई मैं 1 लाख जो है किसान जोड़ लूं, थोड़ा सा विम्सिकल था, डिफिकल्ट टास्क था, अभी मैं जोड़ नहीं पाया। लेकिन एक दिमाग में, जहन में ये जरूर है कि भाई हम पहले 1000 से 1 लाख और फिर आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए एक निश्चित जो है प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि भाई पहले आप प्रॉफिट के लिए ही जुड़ जाओ, मत हम किसी से ना भीख मांग रहे ना कुछ मांग रहे, लेकिन प्रॉफिट के लिए शेयर तो ले ही सकते हैं, शेयर होल्डर तो बन ही सकते हैं। तो वहां से शुरुआत करने की इच्छा थी। बाकी वीरेश तरार जी आगे हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि जरा उनके ले लीजिए विचार इस पे, वीरेश तरार जी के। हैं या अभी फिर कहीं इधर हो गए? वीरेश जी देखा तो था मैंने, जुड़े थे, लेकिन अब कहीं लगता है फिर कहीं। वीरेश जी हैं, मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है हनुमान जी? आ रही है? हाँ जी, आवाज जी, आवाज तो आ रही है। आपके फोन में हवा बहुत तेज लग रही, क्या की है, उसे थोड़ी सी कम कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पंखा बंद करता हूँ, 1 मिनट, पंखे की हवा है। हाँ जी, मैं देखिए लंबी स्टडीज पे पहले भी की, 2019 से हम और हनुमान जी इस पे स्टडी कर रहे हैं और कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक अगर उसका देखें हम कि भाई रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो रिजल्ट तो 0 पे ही खड़े हैं। भाई एक आंदोलन था किसानों का चला, उसमें जो भी रिजल्ट के निकले सबके सामने है, कर दिया। बता था कि भाई कृषि कानून के बदले उन्होंने लागू मुंद्रा एयरपोर्ट मैंने पढ़ा, मुंद्रा एयरपोर्ट जो है जी, थोड़ी सी जगह ठीक ठाक चेंज कर लो, थोड़ी बहुत आवाज कट रही है। अच्छा जी, 1500 वर्ग किलोमीटर में है मुंद्रा एयरपोर्ट, अगर मेरी आवाज आ रही हो। 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया मुंद्रा एयरपोर्ट का, जो अमेरिका बनाया जा रहा है जिसको, और वहाँ जितने भी रेलवेज, हाईवेज और जितने आपके एयरवेज हैं, सबका सेंटर वहाँ जोड़ा जा रहा है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आम जनता तो बहुत देर में समझेगी, जो जानकार लोग हैं वे ही, उन्हें समझने में बहुत टाइम लगेगा कि हो क्या रहा है और किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और क्या इसके असर आगे आने वाले समय में होंगे। बहरहाल इन्होंने
एक यूनिवर्सिटी खोली है अभी गुजरात में और एक यूनिवर्सिटी यूपी खोलने जा रहा। कल ही हमारे मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि एक यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव की हम खोल रहे हैं, यानी बहुत जल्दी खुलेगी। उन्होंने मांग लिया भाई हमें जगह और वो प्रस्ताव इसके लिए दे दो, प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। तो अब जो आपका पढ़ने पढ़ाने का तरीका है वो भी बदलने जा रहा है। जो आपका पैटर्न है, जो आपने पढ़ाई करी अब तक एग्रीकल्चर की, अला की, फला की, वो सब बेकार। अब कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी टोटल एक सिस्टम बनाया गया नए भारत का, जिसमें एक ही व्यक्ति का राज होगा और वो राज होगा अडानी का। राहुल ने थोड़ा बहुत इसको समझा है, लेकिन बहुत चीजें उसकी समझ में नहीं आई, और उसका भी मामला क्या होगा भगवान जाने, क्या नहीं वो समझ पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। हनुमान जी प्रयास कर रहे हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ग्रुप से मेरी बात हो रही थी इसी बीच में, जब आपकी मीटिंग चल रही, मैं जब गायब था उधर, वहाँ बात हो रही थी इसी बारे में। उन लोगों का ये कहना है कि हर दिशा में कानून पास है, कोई भी आप विषय ले आओ उठा के, हर जगह का सुप्रीम कोर्ट से कानून पास है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। एक ग्रुप उनको ऐसा चाहिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कि जो इसको स्थल पे इम्प्लीमेंटेशन इसका करा दे। भाई 50 गांव आप चुन लो, 50 क्षेत्र आप चुन लो जिसमें आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। कानून उनके सब हैं, कानून के जरिए सरकार को मजबूर करने की जिम्मेदारी उस ग्रुप की है, जो सुप्रीम कोर्ट का वकीलों का ग्रुप है। 50-60 वकील हैं उसमें जो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, जिनको पैसा नहीं चाहिए एक भी, और वो केवल समर्पित, हम जैसे ही वो भी समर्पित लोग हैं, समाज के प्रति कार्यकर्ता हैं और स्वच्छ मन के कार्यकर्ता हैं। मैं बात केवल आज इम्प्लीमेंटेशन पे ही करूंगा और इसके समाधान पे ही बोलूंगा। समस्या तो सबको पता है, समस्या क्या क्या हो रही है, सब हनुमान जी ने काफी विस्तार में बता भी दिया जो जो समस्याएं हैं। जरूरत समाधान की है। अभी इन्होंने पैक्स के लिए तैयारी, हमारे यहाँ यूपी में तो लखनऊ में भर्ती चल रही है, यानी गांव के पैक्स के लिए भर्तियां शहरों में हो रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लो क्या इसका होगा और कौन लोग उसमें होंगे, कौन उसके पैक्स के मेंबर बनेंगे। भर्ती बीजेपी कार्यालय में चल रही है पैक्स के नाम की, भाई पैक्स वो बनेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो पैक्स जो होगा वो एक किस तरीके का होगा ये समझ सकते हैं लोग, जो समझने वाले हैं उनकी समझ में आएगी बात कि पैक्स है क्या। और पैक्स ही आने वाले समय की सब कुछ है। अब के बजट में निर्मला सीतारमन जी के मुंह पे 50% तो नहीं कह सकते, लेकिन 30% में नाम पैक्स का ही रहा है। पैक्स के लिए बजट कैसा होगा, पैक्स का कितना बजट आएगा, पैक्स में क्या करना है, सब यही पूरी थ्योरी इसी पे उन्होंने बताई है। हमारा बजट पैक्स की तरफ ही जाएगा। यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, कोर्स होंगे, उसका पूरी तैयारी होगी। आने वाले 5 साल में, ये तो 2047 की बात करते हैं, मुझे लग रहा है 2035-32 तक ही पूरा सिस्टम जो है वो कब्जे में आ जाएगा, अगर हम लोग अलर्ट नहीं हुए। एक मोर्चा बचता है जहां से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, वो मोर्चा है गांव। अगर गांव में हम लठ लेके खड़े हो जाएं, लठ से मतलब वो लठ जानकारी का लठ, जो हमारे कानूनी जानकारी हमारे पास हो, और उस कानूनी जानकारी से हम क्या अपने अधिकार कैसे बचा सकते हैं। भाई पंचायत राज हमें बचा लेगा, इनके बस की संविधान परिवर्तन करना तो है नहीं, संविधान नहीं बदल सकते, सब कुछ बदल देंगे। और संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी संपत्ति की, अपनी चीज की, अपने राइट्स का को सिक्योर कर लें, बचा लें उन्हें, ये हमें अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट। यही वकीलों का भी कहना था उनका कि एक संविधान और सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज है जो इसमें हमारे लिए ढाल का और तलवार का दोनों काम करेगी। तो आप उसको मजबूती से थाम लो और थाम के खड़े हो जाओ। और जैसे देखिए एडीआर में एक ही आदमी तो था जो अभी एक्सपायर हुआ है, उस अकेले नहीं तो पूरे ने मुकाबला करके और पूरे चुनाव आयोग और सबकी लंका लगा दी। और आप तो इतने हैं, आप ही लोग, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितने यहाँ ग्रुप में इस समय मौजूद हैं। भाई पवार साहब हैं, हनुमान चौधरी जी हैं, रामनारायण जी हैं, और भाई तमाम लोग हैं, अपने रूपचंद जी हैं जो 24 घंटे इसी पे काम करते हैं। तो 50-60 लोगों का ग्रुप एक होना चाहिए कि जो केवल कानूनी लेके खड़ा हो जाए, जानकारी, कानूनी जानकारी के साथ। और सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप आपको हेल्प करेगा। वो जिम्मेदारी हमने ले ली, मतलब कह दिया, उनसे बात हो गई है सब कुछ, और वो तैयार हैं इस बात के लिए। वो ढूंढ रहे हैं कि कोई हो तो जो खड़ा हुआ आगे।
भाई वो अपना काम छोड़ के तो नहीं आ सकते, फील्ड में हम आप लोग हैं, तो वहाँ इस पे चर्चा हो, आगे जो भी हो काम करने की दिशा में हम बढ़ें कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो, चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, जो वहाँ से कानून बन चुके हैं, जो रुकावट के लिए हैं, जिनसे रोका जा सकेगा। नहीं तो ये तो निर्बाध गति से बढ़े जा रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। 2030 तक इनकी सब तैयारी है कि पूरा अपना कंप्लीट ये कर लेंगे। तो ये मेरा कहना था। अब आपको इसमें कोई जो अपना सजेशन सबमिशन देना हो आप लोग को। बहुत बढ़िया दिशा दी आपने डीपी सिंह जी, आप इसमें अब कोऑपरेटिव बन जाओ, यही मेरे कहना था। यूपी से हो आप दोनों, और कहीं बैठ लें, कर लें, सोच लें, दिशा एक तय हो जाए कि भाई ये जो नया ढांचा कोऑपरेटिव के मार्फत गांवों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम को, और पैक्स बहुत आ रहा है, इसको हम करें नहीं करें वो तो एक सेकंड की बात हो गई कि हमारा कभी हताश होते हैं कि संभव नहीं है, कभी कहते हैं कि यार एक आदमी ने भी बहुत कुछ कर दिया, कई लोगों ने किया ऐसा, तो हमें भी जोश चढ़ रहा है कि इस हिसाब से हम कुछ करें और करके दिखाएं। हनुमान जी मेरा माइक बंद कर दियो जरा। अच्छा माइक आपका बंद नहीं हो रहा। हाँ रामनाथ जी कुछ कह दो, फिर सुवालाल जी हैं उनसे हमें बिल्कुल सुवालाल जी को बढ़िया सुनेंगे हम, लेकिन 1 मिनट में ही बात खत्म कर। जैसे अभी वीरेश चाचा जी ने बताया कि 50 वकीलों की फौज तैयार है। यदि ये 50 वकील अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाए और हम और उनको जोड़ लें और आपस में गठबंधन करके इन चीजों को आगे बढ़ाए तो फिर मजा आएगा वाकई। क्योंकि वकील जो एक अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील और ये बड़े बड़े वकील होते हैं ना। जैसे उस दिन एक ही वकील साहब अपने इसमें आए थे, उन्होंने हिला के रख दिया पूरे पूरे तंत्र को। तो बहुत अच्छी वीरेश चाचा जी की बात को सैल्यूट करता हूँ और उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चलो सुवालाल जी सर आप अपना उद्बोधन दे दो। 12 और 14 मिनट कट रहे हैं जो भी आप सेशन के। सुवालाल जी। हाँ देखिए, कोई वैसा उद्बोधन तो नहीं है मेरा कहने का। मतलब उद्बोधन का मतलब क्या होता है, स्पीच? हाँ नहीं, आपको इसमें हमें दिशा के बतौर ही देनी, क्योंकि आज का टॉपिक दिशा तरीके से है कि 3 विकल्प हैं। राज्य का सहकारी, हम कहते हैं अपना बना लो, खुद का जिसको नाम कोई भी, जैसे मैंने सामाजिक सहकार दिया, और अमित शाह वाला। वो अमित शाह वाला आंधी की तरह आ रहा है, उनका इंटेंशन गलत है, वो गलत दिशा में सोच रहे हैं, गांवों के संसाधन कब्जे करने की नीयत से कर रहे हैं। सहकारिता का भाव कम है और लूट का भाव उसमें ज्यादा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा विकल्प हो दिमाग में, जैसे वीरेश जी ने कहा ये विकल्प है वकीलों वाला, आपके दिमाग में हो कि भाई चलो गांव चलो और गांव में घूमो, ऐसे करो, ये विकल्प हो, या ये हो कि भाई इसमें ही घुस लो और इसमें जाके कुछ उद्यम करेंगे, फिर इनमें से तोड़ फोड़ करके और अपना खुद का पैरेलल खड़ा कर देंगे। दुकान खोलना है तो कभी खोल लेंगे, भाई सामाजिक सहकार तो कभी खोला जा सकता है ना। पैक्स में घुसे, पैक्स में माल के कहाँ ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, नहीं चलो पहले गांव में बांट दो, इस माल को गांव में बट गया, वही हो गया। तो वो भी एक तरीका है। तो इसी की सीमा में आप अपना दिशा निर्देश करें। देखिए ऐसा है हनुमान राम जी और सभी को नमस्कार और राम राम सा। देखो बात यूं है कि होम रूल मूवमेंट चला था भारत में। उसका मकसद ये था कि भाई हमको हमारा शासन घर से ही चलाना है, घर का ही शासन हो, ब्रिटेन से क्यों चलाना है, वहां का रूल क्यों लाना है। ऐसे ही आज के समय में जो गांव का जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था, उनको आज ऑटोनॉमी की जरूरत है। वास्तव में स्वराज की जरूरत है, सेल्फ रूल की जरूरत है, ऑटोनॉमी की जरूरत है। आज नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज है, हिल ट्राइबल्स बोलते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर हो, उनके रिसोर्सेज हो, वो इसलिए बचे हुए हैं अभी कि उनके पास से ऑटोनॉमी है। ये नॉर्थ इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि गांव से जो ऑटोनॉमी थी गांव में, वो खत्म कर दी। तो इसलिए जब तक आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है, आप कुछ भी नहीं बचा सकते हो। ना अपने संसाधन बचा सकते हो, ना एग्रीकल्चर बचा सकते हो, ना कल्चर बचा सकते हो। तो ये ऑटोनॉमी कैसे प्राप्त की जाए, ये स्वायत्ता कैसे प्राप्त की जाए, ये स्वशासन कहो या स्वराज कहो, ये कैसे प्राप्त किया जाए।
इसको स्वराज को, स्वशासन को लोग आजादी से जोड़ लेंगे तो बहुत गलत है। ये कोई आजादी नहीं होती है। स्वशासन का मतलब होता है होम रूल होना, सेल्फ रूल होना। जैसे एडीसी है, 6 शेड्यूल एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अभी कार्बी आंगलोंग में क्या हुआ कि जैसे एक कंपनी को 3000 एकड़ जमीन दे दी गई, प्राइवेट कंपनी को, कोलकाता बेस्ड कंपनी को दे दिया गया। तो लोगों ने ये सोचा, एडीसी कार्बी आंगलोंग के एडीसी के लोगों ने, कि भाई आप हमारी जमीन को हमारी सहमति के बिना कैसे दे सकते हो। तो वो है एडीसी का एक तरीके से ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हाई कोर्ट ने भी इसको रोक दिया। लोगों का जो राइट था उसका समर्थन किया हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। तो ये जो ऑटोनॉमी तभी बचेगी जब हमारे गांव का जो रूलिंग सिस्टम है, शासन व्यवस्था है, पंचायती राज, वो ऑटोनोमस रहे। वो ऑटोनोमस तब रहेगा जब उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो सिस्टम है वो राजनीतिक नहीं हो। उसका सिस्टम यह है कि वो नियम नीतियां खुद बनाए और उसका संसाधन जो है खुद कलेक्ट करे, तभी तो होगा। बार एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है 6 शेड्यूल में, उनको टैक्स लगाने का अधिकार है, उनका अपना रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार है, उनको अपने विभाग चलाने का अधिकार होता है। 29 विभाग चलाते हैं वो। जो स्कूल टीचर है वो खुद अपॉइंट करते हैं, रिक्वायरमेंट करते हैं। तो जब तक ये व्यवस्था गांव में, शेष भारत के गांव में नहीं होगी, पंचायती राज जो कहलाता है वो भी एक तरीके से एक स्वायत्त राज कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार है, संघीय सरकार है, राज्य सरकार है, ऐसे पंचायती राज सरकार है। तो हम इस पर फोकस करें तभी हो पाएगा जब आपके पास ऑटोनॉमी रह पाएगी। बाकी हम कितना ही सामाजिक सरोकार बना लेंगे, चाहे हम कितना ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वायत्तता ही जो होती है, ऑटोनॉमी होती, वही आपको पावर देती है, वही आपको अधिकार देती है, वही आपको सशक्त बनाती है। अब ये हमें इस पर लड़ाई लड़ना है कि हम गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था वो कैसे स्वराज रहे, कैसे वो स्वशासन रहे, कैसे वो ऑटोनोमस स्वायत्त रहे, कैसे वो अपने मामले के खुद निर्णय ले। ये अब जैसे थोड़ा सा इंटरवेन कर दो यदि आप इजाजत दें तो। 6 शेड्यूल हमें तो है नहीं, वो तो ट्राइबल है। हमारे यहाँ तो हालत ये है कि हम तो बिल्कुल खुले मैदान में पड़े हैं, जो आए वो लठ ठोक के चला जाए। तो कौन सी ऐसी विधि है, आप पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, उधर भी रहते हैं, विधि कौन सी है कि जहां से शुरू करें? हमने पंचायतों के 29 विषयों पे चर्चा कर ली, कई जगह घूम लिए, इकट्ठे करके कह दिया भाई रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को खत्म करो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लाओ। पार्टिसिपेटरी में ही हमने ये लिया था 4 पिलर का पिलर, जब दिल्ली में मेरा लेक्चर हुआ था। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, हम कैसे बढ़े, कैसे मतलब? हाँ, सवाल ये सही है कि हम कैसे बढ़े। उसके देखिए 2-3 तरीके हैं। अभी जैसे 6 शेड्यूल एरियाज में एडीसी में क्या होता है कि यहाँ के जो एडीसी के जो लोग होते हैं, जो वोटर्स है, वो अपने जनप्रतिनिधि के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आपको हमारी जो मांगे हैं, जो सहमतियां हैं, उन पर ही आपको काम करना है। तो क्यों नहीं हमारे गांव में ग्रामीण पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, क्यों नहीं ग्राम पंचायत के लोग अपने ही प्रतिनिधियों के साथ एग्रीमेंट करिए। ये तो ये है तरीका है भाई, आप कानूनी संवैधानिक तरीके से करिए, जन सहमति इसी को तो कहते हैं। दूसरा ये तरीका ये है कि जो ग्राम सभा जो होती है, ये है ग्राम सभा को क्या है कि जो निर्णय लिया जाता है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को आप यूनिट न मान के और बहुत सारी ग्राम सभाओं को इंटीग्रेट करके एक यूनिट बनाए। जैसे एडीसी जो होती है 6 शेड्यूल एरियाज में जो एडीसी है, उसमें कोई एक गांव तो ग्राम सभा तो होती नहीं है, एक विलेज काउंसिल नहीं होती है, वो सारी गांव की काउंसिल का एक यूनिट होती है।
तो उनके पास क्या होता है, अपना सपोर्ट रहता है, वॉइस रहती है, रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। अभी सरकार क्या कर रही है, ग्राम पंचायतों के नाम पर पंचायतों को यूनिट बना दिया, तो आसानी से लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है, उनमें मतभेद कराया जा सकता है, पैसे से, किसी भी पावर से, किसी भी तरीके से। अगर ये एक पंचायत जो जिला पंचायत का हो या ब्लॉक पंचायत पर सारी पंचायतों को एक यूनिट बनाओ जाओगे और फिर निर्णय लो कि यहाँ सहमति लो। देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई सरकार हो, वो कभी भी मतभेद नहीं करा पाएगी। लेकिन जब एक पंचायत को आप एक यूनिट बना लिया, भाई उसी की सहमति हो, तब तो आसानी से हो रहा है ना। तो यही वजह है कि जो 5th शेड्यूल एरियाज में हो या जो सामान्य जो ग्राम पंचायतें हैं, आर्टिकल 73 के कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जो है उसके अंडर में जो पंचायतें हैं, उनको यही तो सबसे बड़ी है, क्योंकि उनको एक यूनिट बना लिया, ये है। बाकी उनको बिल्कुल डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया, ऑटोनॉमी नहीं दिया। तो तरीके यही होगा कि भाई आप एक ग्राम पंचायतों को मिला के आप एक बड़ी यूनिट बनाओ और उस यूनिट की सहमति हो, यह है। उसमें गांव ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हो, तब वो डिसीजन ले, नहीं कि ग्राम पंचायत खाली एक यूनिट बना के और डिसीजन। तो ये जो सरकार और राजनीतिक दल, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, उनके लिए बड़ा आसान होता है ग्राम पंचायत को तोड़ना, बांटना, लोगों को विभाजित करना। तो ये यूनिट का चेंज करो ना, यूनिट को आप और ज्यादा इंटीग्रेट करो, उसको और ज्यादा लार्ज करो, आप उसको और छोटे से छोटा नहीं करना है। थैंक यू। हाँ, तो अब ये बात डीपी सिंह जी अपने पाड़े में आई है कि पंचायतों में आप काम कर रहे हो, गन्ने की बेल्ट को आप एक बेल्ट मानो, रामनारायण जी आपके पास भी आ रही है, सोयाबीन को अब माने, हम फार्म प्रोड्यूस को ही इस तरीके से कर लें कि हमारा किस तरह से ढांचा खड़ा होगा सोयाबीन का, हमारे गन्ने का एथोलीन बनेगा कि हम क्या करेंगे, हमारा ये उपजाऊ सेव जम्मू कश्मीर की रूपचंद जी है कि हम सेव में क्या करेंगे, क्या इसके ऊपर कोई बात बन सकती है। उसमें 10 गांव आए, 20 गांव आए, 50 गांव आए, क्योंकि इकोनॉमी के डायरेक्शन है उनमें, लोग सोचते भी हैं कि ठीक है माल आएगा, हमारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बन जाएगी। फार्म का एक प्रोड्यूस की एक यूनिट होकर के भी यदि हम उस तरीके से करें तो ये कोऑपरेटिव का ढांचा भी अपने कब्जे में हो गया और हम उस माल को भी कब्जे कर सकते हैं। यही तो ये कर रहे हैं क्लस्टर बना के। भाई ये लोग पैरेलल में क्या कर रहे हैं, 5 उन्होंने बना दिए इधर, वो सेव के, हल्दी के, बनाना के, आपके सेव का भी बना दिया। तो क्लस्टर फॉर्म बनाने का जो आइडिया है, तो ये भी काफी लगता है कि कुछ इसमें शुरुआत हो सकती है। हम छोटी यूनिट में भिड़ रहे हैं, ये मान नहीं रहा, वो नहीं ना, सगा भाई नहीं मान रहा, काका नहीं मान रहा, उससे बजाय हम उसकी फार्म प्रोड्यूस को एक लें, सोयाबीन दूसरे हम आइडेंटिटी कर लें। ये इन्होंने यही तो करके क्लस्टर किया है। सब्जियों पे क्लस्टर बना रहे हैं, फ्रूट पे क्लस्टर बन रहा है, आपके बन रहा है, एक बढ़िया को दे दिया तुम ये 50 गांवों का तुम दे लो, इस तरीके से कर लो, ताकि कोई पंचायती का है ही नहीं, 5-50 लोग आए कर लेंगे। तो बात तो आइडिया तो अच्छा है, बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, आज एक नई बात आपने। और किसी की अब बात रह गई हो तो मेरे पास में मिनट बच रहे हैं 3 मिनट में, जो भी 1-1 मिनट के अंदर कोई बात हैंड रेज करो और आप अपनी बात को रख दो। 2 मिनट है, अब 1:02 हो जाए। कोई साथी अपनी बात को रखना चाहे, जो एक नई बात आज खड़ी हुई है उस पे ही कोई बात। पवार साहब आप 1 मिनट में इस पे कोई टिप्पणी हो, रूपचंद जी 1 मिनट में आप इस पे कोई टिप्पणी हो, और धर्मेंद्र जी जुड़े रहे। बहुत सही बात है कि हम जो हमारी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से हम क्लस्टर का यूनिट बनाएं। और दूसरी चीज मुझे एक सिर्फ यही कहनी थी कि जैसा श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, एकदम हम ये नहीं कहते कि ऐसा हमारे यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन जैसे लठ लेने वाली बात आई थी, ऐसा भी नहीं है कि साहब हम जो है बिल्कुल चुप ही रहेंगे। एक सीमा तक ही बर्दाश्त करता है जो आदमी है, जब उसको ये लगता है कि ये पानी ऊपर सर से चला गया तो डूब ही रहा है। डिवाइड वाली जो बात आई ना, ये सबने हमने यही की कि गाँव में डिवाइड का कंसेप्ट चलेगा। इसलिए क्या है कि लठ ले कौन, ये ले तो ये सामने टकरा जाए, ये फैक्टर है रूपचंद जी।
हम कितना समझा पाते हैं इस पे काफी निर्भर करेगा। रूपचंद जी, आपकी सेव का क्लस्टर कोई और संभाले तो आप लोग संभाल सकते हैं क्या वहाँ के कोऑपरेटिव माइंडसेट से? देखो, ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि क्लस्टर जो है वो ऑलरेडी कंपनियों को दिए गए हैं। कश्मीर वाला जो क्लस्टर है वो फिल कंपनी है, जो अपनी पार्टी का जहाँ पर लीडर था उसको दिया गया, उसकी कंपनी को दिया। वो फंगिसाइड बनाती है, वो अपना फंगिसाइड बनाती है, वो उसको दिया गया। आपस में ये तो सब मिले हुए, इनको अपने छोड़ो, अपने कोऑपरेटिव की सोचो कि क्या पॉसिबल है। क्लस्टर की बात अलग करो, फिर कोऑपरेटिव की बात अलग है ना। फिर हम एग्रो का क्लस्टर बना दें तो हो सकता है लोग जुड़ जाएं। फिर एग्रो क्लाइमेट जोन कोऑपरेटिव का हुआ, आपस में बातें करें तो फार्म का प्रोड्यूस का क्लस्टर बना दें। सरकार ने किया, उसको पैरेलल हम भी कर रहे हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन कोऑपरेटिव का हो आप, बस एग्रो क्लाइमेट जोन कोऑपरेटिव ठीक रहे। हाँ, शिवालाल जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे थे आप। 1 मिनट बच रहा मेरे पास। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सामाजिक सहकार की हम जब बात करते हैं तो इसका जो 2 चीजें करनी होगी कि सामाजिक सरोकार का सहकार का जो सोशल कोऑपरेटिविज्म है, इसको एक तो राजनीतिक और जो आर्थिक ताकतें हैं मार्केट की, पॉलिटिकल फोर्सेज और मार्केट फोर्सेज से दूर रखना होगा लीडरशिप को। और सामाजिक सहकार को सामाजिक नेतृत्व जो सोशल लीडरशिप है या कम्युनिटी लीडरशिप है उसके नेतृत्व में रखना होगा। ये जरूरी है। अगर हम आगे कुछ इस मॉडल को प्रमोट करते हैं सामाजिक सहकार को, तो हमें ये 2 चीजें बहुत जरूरी ध्यान रखना होगा। थैंक यू। चलो, धन्यवाद। टाइम हो गया, मेरे पास नोटिस आ गया टाइम का क्लोज का, और समय भी मैं माउंड हूँ इस बात के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आप पधारे और बहुत अच्छे सार्थक बहस हुई। अगले संडे में